हाँ जी, तो हम लोगों ने मानव में व्यवस्था को लेकर बात शुरू की और उस क्रम में हमने पाया कि मानव रूप में हम सभी जीवन हैं और एक मेल या फीमेल शरीर को चलाते हैं। और इस क्रम में हमने पाया कि शरीर को चलाने वाला जीवन है वो किसी एक निश्चित पर्पस के लिए शरीर को चलाता है, और उस रूप में चलाने वाला कौन है और उसमें व्यवस्था कैसी है या वो उसका स्वरूप क्या है, इसको समझने के लिए हमने कुछ क्रियाओं को समझना शुरू किया। उस क्रम में हमने पाया कि जीवन में 10 क्रियाएं हैं, जिसमें से 4.5 क्रिया को हम वर्तमान में यूज़ कर दिए। हम स्वयं को शरीर मान के जीते हैं तो 4.5 क्रियाओं तक हम सीमित रहते हैं, बाकी सारा मामला सुप्त रहता है। तो मानव अक्षय बल शक्ति संपन्न है, ये उसकी मौलिकता है, ये उसका मूल स्वरूप है। लेकिन हम वर्तमान में उस सारी अपनी मौलिक क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं और एक सीमित स्वरूप में रहते हैं। देखिए स्थिति कैसी है। स्थिति है, मूल रूप में हम देखते हैं कि यदि एक शब्द कल्पना हमारे पास आता है तो आशा विचार इच्छा को एक साथ कहें तो ये कल्पना है। आशा विचार इच्छा को एक साथ कहें तो ये कल्पना है, इमेजिनेशन। बोलचाल की भाषा में हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मेरा मन इस काम को करने का नहीं है या मेरा इस काम में मन नहीं लगता है, तो उस समय हम 4.5 क्रिया को एक सम्मिलित शब्द, एक शब्द मन के रूप में बोल रहे होते हैं। बोलचाल की भाषा में मन शब्द को हम इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ हमने मन शब्द को बहुत एक प्रिसाइज क्रिया के लिए इस्तेमाल किया है, जिसको हम आस्वादन क्रिया कह रहे हैं। ठीक, तो अभी जो हम बात कर रहे थे उसको एक बार थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और फिर लौट के वापस जीवन की क्रिया पे चलते हैं। बहुत मोटे रूप में हमने देखा कि हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है। मानव की परस्परता में कुछ ना कुछ घटनाएं घट ही रही हैं और हम में स्वयं में भी कुछ घटनाएं घट ही रही। किस तरह से कोई हमको नहीं कहता कि तुम्हारी हाइट कम है, फिर भी हम उसके बारे में कोई निष्कर्ष ले ही सकते हैं और उसके आधार पे हम जीवन भर व्यथित रह ही सकते हैं, विश्वास में कमी के साथ जी ही सकते हैं, है ना, जबकि उसका विश्वास से कोई लेन देन नहीं। और हम जैसे ही हम अपने भीतर किसी कमी को स्वीकारते हैं, तुरंत हमारी बहुत सारी एनर्जी उसमें लॉक हो जाती है, तुरंत उसी क्षण, है ना। जैसे हम इस घटना को बहुत अपने बीच में पाएंगे कि इंग्लिश का जो कॉम्प्लेक्स है, इंग्लिश नहीं आने का जो, इंग्लिश नहीं बोल पाने का जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे बहुत हम लोगों ने देखा कि यूपी बिहार में इंग्लिश का बोलचाल में उतना प्रचलन नहीं है। जब ये बच्चे बाहर आते हैं तो इनमें प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स के कारण जैसे ही कॉम्प्लेक्स आता है तुरंत हमारी सारी एनर्जी अर्थ हो जाती है, तुरंत हमारा सारा, हम बैकफुट पे आ जाते हैं। तो जैसे ही मैं ये स्वीकारता हूं कि मैं अक्षम हूं, मैं नहीं कर सकता, तुरंत मेरा जो है वो भी अर्थ हो गया। तो इस तरह से कितनी सारी चीजें होंगी हमारे भीतर जो हमने अपने बारे में निष्कर्ष निकाल रखे हैं, जहां मैंने अनर्थ निकाला हुआ है, अर्थ नहीं निकाला, अनर्थ निकाला। जैसे सिंपल सी बात, हाइट कम है, इसका क्या मतलब है? हाइट कम है, इसका क्या मतलब है? दूसरों की अपेक्षा में असामान्य, दूसरों से तुलना कर रहा हूँ और अपनी कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। सिंपली शरीर थोड़ा छोटा है, और क्या है?
शारीरिक दृष्टि से छोटा है। प्रश्न ये उठता है कि हाइट क्यों? प्रश्न ये उठता है कि मानव में हाइट का प्रयोजन क्या है? है ना? ये मापदंड एक्चुअली समाज में बने हुए हैं कि जो हाइटेड होगा वो स्मार्ट होगा, इस तरह से मापदंड बने हुए हैं, और कोई बात नहीं है ना? तो हाइट आदमी कुल मिला के ये निकला कि आदमी क्यों? तो समझ में आया कि वास्तविकताओं को समझना, वास्तविकताओं के साथ में तालमेल पूर्वक जी पाना, परिवार और समाज में अपनी उपयोगिता के साथ में जीना, ये मेरे होने का मतलब है। शरीर के होने का मतलब क्या है? इन वास्तविकताओं को समझने के लिए शरीर माध्यम है, इन वास्तविकताओं को प्रमाणित करने के लिए शरीर माध्यम है। अब ये देखना होगा कि शरीर इस काम के लिए पर्याप्त है कि नहीं है। तो इस घटना से ये समझ में आया कि ये जो आईना है ये मुझको समाज से मिला है। समाज जब आपस में चर्चा करता है तो वो कहता है कि हाइट इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, उतनी हो जाए तो भी कौन सा पहाड़ तोड़ लिया। 6 फुट 2 इंच 4 इंच के हाइट वाले लोगों ने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया जो 5 फुट वाले नहीं तोड़ पाए। तो इससे एक बात समझ में आया कि अभी तक हम स्वयं को शरीर मान के जीते हैं, समाज भी स्वयं को शरीर मान के ही जीता है, और वही हमारे कुछ शारीरिक मापदंड बन गए हैं। दूसरे ऐसा मान के जिए ये एक बात है, मैं स्वयं भी ऐसा ही मानता हूं, ये मेरा प्रॉब्लम है। दूसरे क्या मान के जिएंगे उस पर मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं क्या मान के जीता हूं इस पर मेरा अधिकार है। एक छोटी सी बात यहां और कंसिडरेशन में अपन ला सकते हैं। देखिए, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और वो 5th क्लास में पहुंचता है, अब उसको समझ में आता है कि मेरे माँ बाप को इंग्लिश आती नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, उसको पता चलता है कि कंप्यूटर भी नहीं आता है। इंग्लिश और कंप्यूटर नहीं आता है, अब तुम किसी काम के नहीं हो। ऐसा बच्चा माँ बाप के बारे एक निष्कर्ष निकालता है। ऐसा बच्चा निष्कर्ष निकाले चलेगा, पर माँ बाप भी अपने बारे में ऐसे निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इंग्लिश और कंप्यूटर नहीं आता है तो हमारा अब हम किसी काम के नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स माँ बाप में भी है। क्यों? क्योंकि हम हुनर और समझ को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए हैं। हमारे लिए डॉक्टर होना मतलब समझदार होना, इंजीनियर होना मतलब समझदार होना, IAS होना माने और समझदार होना, राष्ट्रपति होना माने पूरा समझदार होना, जबकि इन सब का समझदारी से कोई लेन देन नहीं है। तो यदि हम मानव के रूप में चीजों को पहचान पाते हैं, अब क्या समझ में आता है? मेरे ऊपर गोरे का, काले का, मोटे का, पतले का, छोटे का, बड़े का और उम्र का कोई दबाव काम करता है, इसका अर्थ है कि मैं अपनी उपयोगिता के साथ में नहीं जी पा रहा हूं। अपनी उपयोगिता के साथ जीता हूं तो मैं जैसा हूं वो प्रकृति की एक यूनिक कृति है। मैं जैसा हूं वो इस प्रकृति की एक यूनिक घटना है। मेरे जैसा दूसरा आदमी संसार में नहीं है। इस अनुपम कृति पे, इस श्रेष्ठ कृति पे भरोसा कर पाना, अपनी उपयोगिता के साथ में जी पाना, अपनी सुंदरता को व्यक्त कर पाना। मेरी उपयोगिता ही मेरी सुंदरता है। इस सुंदरता के साथ में जी पाना और दूसरों को सुंदर बनाने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाना, अपनी सुंदरता का प्रमाण दे पाना। अब क्या होगा? अब कैसा होगा? कुछ एनर्जी यहां से रिलीज हुई, नहीं हुई? एनर्जी रिलीज हो गई। हमने एक गांव के शिविर में देखा, बहुत पहले की बात है, एक किसान जिसको एक हाथ यहां से कटा हुआ था, यहां से था ही नहीं। वो अपने आप में बहुत डिप्रेस रहता था और मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा और सारी बातें, और पूरा खाना भरा हुआ, मेरा भाग्य ही ऐसा था, वगैरह वगैरह वगैरह। शिविर करने के बाद उसको समझ में आया कि मैं शरीर नहीं हूं और समझने, जीने, समझाने के लिए
सीखने करने सिखाने के लिए उसकी आगे बात करेंगे। मेरी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए मैं पर्याप्त हूँ, जीवन में कोई कमी नहीं है, शरीर में एक हाथ नहीं है, उसको मैनेज किया जा सकता है। तो जीवन समझ में आने से, उसकी पूर्णता समझ में आने से, उसकी अभिव्यक्ति समझ में आने से उस आदमी का उत्साह इस कदर बढ़ता है कि वो अगले शिविर में जब आता है तब वो शेयर करता है उसकी अपनी शेयरिंग कि शिविर के पहले मैं मरा हुआ था। जब धान का बोझा खेत में काट लेता था तो घंटा बैठ के किसी के आने का इंतजार करता था कि कोई आएगा मेरे को उठवाएगा, क्योंकि मेरा तो एक ही हाथ है, और बैठ के अपनी किस्मत को रोया करता था। अभी क्या करता हूं? शिविर के बाद उसके दोनों हाथ निकल आए। अब वो धान के बोझे को ऊंची सी मेड़ पे रखता है उठा के, और नीचे से घुटना मारता है, बोझा ऊपर जाता है। ये घटी हुई घटना है। तो विकलांगता मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। से बहुत लोग हैं जिनकी दोनों टांगे नहीं हैं और बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाते हैं। और हम में से बहुत लोग हैं जिनका शरीर पूरा है लेकिन हम विकलांग हैं, मरे हुए हैं। हर वो आदमी जो इस भाव के साथ में जी रहा है कि कुछ नहीं हो सकता है, वो मरा ही हुआ है। तो एक गहरी बात मानव के साथ, कोई भी मानव किसी भी दूसरे से नेगेटिवली प्रभावित होना नहीं चाहता है। क्या लगता है? कोई भी मानव किसी भी दूसरे मानव से या अपने आप में नेगेटिवली प्रभावित होना चाहता नहीं है। तो इस प्रकार अपनी ही जिंदगी में आप उन बिंदुओं को ढूंढें जहां आपने अपनी एनर्जी लॉक कर रखी है। वो इंग्लिश पे लॉक कर रखी है, हाइट पे लॉक कर रखी हो, सुंदरता पे लॉक कर रखी हो। किन्हीं एक दो व्यक्तियों के साथ में आप ठीक से नहीं जी पा रहे हैं और उनके साथ आपने अपने संबंध को नकार दिया है। किसी एक भी आदमी के साथ जिसके साथ आप कल तक बेहतर जिए हैं, ठीक से जिए हैं, और आज कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि आपको लगता है कि इसके साथ नहीं जिया जा सकता। क्या मतलब है इस बात का? इसका सीधा मतलब है कि जैसे ही आप किसी एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी से नकारते हैं कि मैं इसके साथ तालमेल पूर्वक नहीं जी सकता, उतनी जगह में आपने अपना विकास रोक दिया, क्योंकि जहां आप प्रमाणित हो सकते थे, जहां आपको प्रमाणित होने की आवश्यकता है, जब तक किसी एक व्यक्ति के साथ में हमने संबंध नहीं पहचाना तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के साथ हमने एक बार संबंध पहचान लिया, उस संबंध में हम प्रमाणित होना चाहते हैं कि असफल होना चाहते हैं। और जैसे ही आपने कहा कि यहां मैं नहीं जी सकता, ये क्या हो गया? आपने अपनी जिंदगी लॉक कर दी, अपनी ऊर्जा लॉक कर दी। अब यहां से आगे आप नहीं बढ़ेंगे। इस तरह से कितनी जगह हमने अपनी जिंदगी में दीवार लगा दी है, कितनी जगह हमने अपनी जिंदगी में कहीं अपने आप लगा दी है, कहीं परस्परता में लगा दी है, और अपने आप को कुएं का मेंढक बना के हमने रख दिया। तो सूत्र कितना है? एक भी संबंध छोटा, सुख की निरंतरता का चक्र टूटा। एक भी संबंध छोटा, सुख का चक्र टूटा। एक भी जगह हम असफल हुए, उतना ही मेरा उत्सव, उतना ही मेरा खुशी वहां पे मेरा लॉक हो गया। सर एक प्रश्न है। हाँ। कि जैसे मान लीजिए कहीं कोई इन्फिनिटी है किसी भी चीज को लेकर, हाँ।
है ना, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर सीखने को लेकर है, हाँ, ठीक है। गुड। तो प्रश्न ये है कि क्या हम बिना सीखे उससे अपने आप को पहले मुक्त करें या पहले मुक्त होकर फिर सीखें? गुड। क्योंकि दोनों शरीर के लिए तो आवश्यक, सुविधा के हिसाब से तो आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह से होना चाहिए? अब मैं बताता हूँ आपको। मैं बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर हूं और पता नहीं जिस समय मैं जॉब में था, मैं बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हूं, और जिस समय मैं जॉब में था मेरी कुछ चक्री घूमी अंदर और मेरे मन में यह भाव बना कि इस देश के स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं है। रिएक्शन था वो एक, आज मैं उसको रिएक्शन के रूप में पहचान पाता हूं। इस देश के स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं है, मैं कंप्यूटर सीख के क्या करूंगा? मेरे देश को अभी कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, ब्लैक बोर्ड की जरूरत है। वो जो मेरा कंप्यूटर के प्रति रिएक्शन है, अब आज मैं उसको कहता हूं कि वो रिएक्शन ही है, उस समय तो मुझको ऐसा लगता था कि रिएक्शन नहीं था। तो मेरे को कंप्यूटर के प्रति अरुचि है। कंप्यूटर की उपयोगिता को पहचानते हुए भी मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि उसको ठीक कर लूं। बहुत सारा काम दूसरों को देना पड़ता है, कोई आर्टिकल लिखा है, कोई कुछ और काम है, कोई लेटर करना है, कुछ करना है। ईमेल का जमाना आ गया। अब गुजरते गुजरते मैंने देखा कि मेरी प्रवृत्ति नहीं है, तो मैंने अब सब बंद कर दिया। अब कुछ नहीं करना है। मेरे पास मोबाइल नंबर है, ईमेल नंबर है, मैं कभी उसको देखता नहीं हूं। 2-5 लोगों को पासवर्ड दे रखा है, तुम देखते रहना, कुछ काम का होगा मुझको बता देना, मैं तुमको फोन से जवाब बता दूंगा, तुम दे देना। तो मूल मुद्दा यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि सारी स्किल्स मुझको आती हूं। समझ में मैं पूरा हूं, यह मेरी जरूरत है। अब ठीक से सुन लीजिए, क्या जरूरी है हमारे लिए, जो आपने क्वेश्चन किया कि क्या छोड़ दें, क्या पकड़ लें, कितना करें, कितना नहीं करें। समझ में पूरा होना हम सबकी आवश्यकता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। निरपेक्ष विश्वास के साथ जीना मेरी आवश्यकता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अपने पत्नी, बच्चों और दोस्तों के साथ हार्मनी से जीना मेरी आवश्यकता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी व्यवस्था में भागीदारी को सुनिश्चित करना, अपनी उपयोगिता को साकार करना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। स्वयं में स्वस्थ रहना, यह मेरी आवश्यकता है, इसमें ऑप्शन नहीं है। स्वस्थ रहने का मतलब है समझना और प्रमाणित करने के लिए शरीर का पर्याप्त होना। एक टांग नहीं है, चलेगा, स्वस्थ है आदमी। स्वस्थ रहना मेरी आवश्यकता है, समृद्धि पूर्वक जीना मेरी आवश्यकता है, संबंधों में तृप्ति पूर्वक जीना मेरी आवश्यकता है, व्यवस्था में भागीदारी करना मेरी आवश्यकता है। इंग्लिश आए ना आए चलेगा, हिंदी आए ना आए चलेगा, छत्तीसगढ़ी आएगी उसमें भी काम चल जाएगा। ये छत्तीसगढ़ी में चारों काम पूरे हो सकते हैं कि नहीं? छत्तीसगढ़ी पर्याप्त है। ये मेरी अलग से कोई शौक हो सकता है, जिसको जरूरत होगी मेरे से आके समझ लेगा। ये अंग्रेज यहां आते हैं, उनको तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं आता कि हमको हिंदी नहीं आती है। हमको क्यों मनी कॉम्प्लेक्स? मैं मेरी जगह में अधूरा होता हूं, मैं सोचता हूं इसको इंग्लिश से भर लूंगा। तो इंग्लिश अधूरेपन को भरने का माध्यम नहीं है। लंबी कार अधूरेपन को भरने का माध्यम नहीं है। आप कितनी ही डिग्रियां IIT IIM कहीं से भी कर लीजिए, ये अधूरेपन को नहीं भर पाएंगी। वो केवल स्किल्स हैं। स्किल्स हमारे पास कम हो सकती हैं, ज्यादा हो सकती हैं। कम होंगी तो हमको बहुत लोग, यदि हम अपनी उपयोगिता के साथ में जीते हैं, बाकी लोग आपकी उन कमियों को पूरा कर देते हैं, आपकी पूरकता में सज जाते हैं। हमारे पास कोई फंड नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई पेड सर्वेंट नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, मेरे पास तो अपना घर भी नहीं, कोई कमी नहीं है। आपके घर में 4 लोग आ जाएंगे, आपको उसमें रखने में दिक्कत हो सकती है। मेरे घर में 20 लोग भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं जिसके घर में रहता हूं उससे रहने का किराया लेता हूं। और ऐसे कई लोग रखने के लिए तैयार हैं।
हाँ, यस। तो एक बात में ये बहुत, इन्होंने शिवहरे जी ने बहुत काम की बात पूछी है। हम बहुत सारा बोझ ढो रहे हैं, इस बोझ से मुक्त होने की जरूरत है। मुझको जो चीजें पूरी करनी है वो बिल्कुल भिन्न है, उसकी तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं है, और बोझे को मैं और बढ़ाने के प्रयास में हूं। इंटरनेट भी सीख लूं, अब 2 घंटे उसमें लगेंगे रोज। पत्नी को टाइम पहले नहीं दे पा रहा हूं, बच्चे को टाइम पहले नहीं दे पा रहा हूं, जो मेरे शिक्षा के दायित्व हैं उनको ठीक ढंग से पहले ही पूरा नहीं कर पा रहा हूं, एक खाता और खोल लिया। तो किस चीज की कितनी आवश्यकता है उसको हमको देखना होगा। बहुत सारी चीजों को हम डेलीगेट कर सकते हैं। हम सारा बोझा अपने सर पे रखे रहते हैं। ट्रेन में भी चढ़ गए तो भी सामान मेरे सर पे है, नहीं कैसे उतार दूं? तुम ट्रेन में बैठे हो, तुम्हारे साथ ही चलेगा, नहीं नीचे रख दिया तो कहीं और चला जाएगा। अधिकारी होने के, तो अधिकारी शब्द ही गलत है। अधिकारी शब्द ही गलत है। स्किल को डेलीगेट कैसे किया है? स्किल को डेलीगेट, यदि स्किल मानते हैं इंटरनेट को या नॉलेज को, तो उसकी नॉलेज को डेलीगेट कैसे किया? नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं वो उसमें फिर ये चीजें और फास्ट हो जाएंगी। अभी क्या हो गया, जैसे मैं आज पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं, तो ये बात है, यदि हम बचपन से ही ये सारे काम को पूरा करेंगे तो स्किल तो वो ऐसे पूरा करेगा। आप देख लीजिए, जिस काम में आदमी की रुचि होती है उसको घंटों में पूरा करता है, और जिसमें रुचि नहीं है उसमें सालों लगा देता है और पूरा नहीं होता है। सारी स्किल्स में सबकी रुचि हो ऐसा आवश्यक नहीं है, संभव भी नहीं है। तो एक बार अपने जीने का स्वरूप को हम पूरा करेंगे, फिर आवश्यकता अनुसार उन चीजों का दबाव, फिर हमको आवश्यकता लगेगी, हम पूरा कर सकते हैं उसको पूरा भी कर लेंगे, नहीं तो उसके विकल्प मिल जाएंगे। जो दबाव है हमारे ऊपर, जो प्रेशर है हमारे ऊपर, वो रिलीज हो जाएगा। यदि हमको संबंधों में तृप्ति पूर्वक जीना आता है, इतने लोग हमारे सहयोगी हो जाते हैं, हमारे पास काम, मेरे पास समस्या है कि मैं लोगों को पूछते हैं काम बताओ, मेरे पास काम नहीं है। अपना पैसा खर्च करेंगे, अपना तन मन धन लगाएंगे, और वो कुछ कहते हैं कुछ सार्थक काम बताओ, काम नहीं, उस तरह से काम नहीं। धीरे धीरे आगे होगा। क्या समझ में आया? यदि हमको ऐसा समझ में आता है तो क्या होने वाला है? एक तो ये समझ में आया, कोई भी घटना का यदि मैं मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अर्थ ले पाता हूं तो समझदारी हुई, नहीं तो अपनी ही बेवकूफी से अपने लिए नर्क बनाने का काम मैं करता हूं। हर घटना का एक पॉजिटिव अर्थ है। हर घटना कितनी भी अनिष्ट क्यों ना हो, उसमें एक पॉजिटिव मैसेज है। क्या मैं उस पॉजिटिव मैसेज को देख पाता हूं? तो अभी तो अनिष्ट है नहीं, मैंने अनिष्ट बना रखा है। क्या स्थिति होगी? एक बार यदि, तो क्या समझ में आया? घटना और अर्थ के बीच में दूरी है। घटना और अर्थ के बीच में दूरी है। घटना का घटना बिल्कुल एक स्थिति है, उसको मैं कैसा देखता हूं यह बिल्कुल मेरी स्थिति अलग है। तो किसी भी घटना और मेरे बीच में बिल्कुल एक स्पष्ट दूरी है। मैं वो घटना जैसी है मैं उसको वैसा देख पाता हूं, तो उसमें एक अर्थ निकलता है। अर्थ क्या चीज है? अर्थ है, इसकी क्या पहचान है? प्रमाणित हो। मैं जैसा हूं वो उसमें कुछ प्लस कर देता है। मैं आज और अभी जैसा हूं वो उसमें कुछ प्लस कर देता है, उसमें कुछ जोड़ देता है, वो मुझको आगे बढ़ा देता है, पुश कर देता है। यदि माइनस करता है
तो अनर्थ निकाला, प्लस करता है तो अर्थ निकाला। यदि इस तरह से मैं अर्थ निकाल पाता हूं तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये होगा कि घटनाएं आपको याद रहेंगी, लेकिन उनके साथ जो दुख जुड़ा हुआ था वो खत्म हो जाए, जो उसके साथ में पीड़ा जुड़ी हुई थी वो खत्म हो जाएगी, और उससे आप कुछ पॉजिटिव प्रेरणा ले लेंगे, वो हमारे लिए प्रेरणा बन जाएगी, पॉजिटिव प्रेरणा हो जाएगी। तो इस वर्तमान का क्या होगा, तो भूत कैसा हो गया, भूत में केवल कुछ घटनाएं हैं, और वर्तमान का क्या होगा, वर्तमान का क्या हो जाएगा, जितना अनर्थ निकाला था माइनस, वर्तमान कैसा हो गया, खाली हो गया, वर्तमान खाली हो गया, जिसमें कचरा भरा हुआ था, सारे दुख भरे हुए थे, निराशा और कुंठा भरी हुई थी, अपना स्वयं का अवमूल्यन था, अपनी सारी एनर्जी लॉक कर रखी थी, अपनी जिंदगी ही बेड़ियों से जकड़ के रखी हुई थी, और मैं कराह रहा था, वो खाली हो गया। खाली हो गया तो अब क्या कर सकता हूं, अब मैं क्रिएट कर सकता हूं, अब मैं इसमें नए रंग भर सकता हूं, अब मैं नई ऊंचाइयों को इसमें रख सकता हूं। क्या ऊंचाइयां, मुझको स्वस्थ होकर जीना है। सुबह उठिए और कम से कम 2-4 किलोमीटर दौड़ लगाइए। हम सब साहब हो गए हैं, उठे सुबह चाय, सोते सोते ही, तो वाकई में हमको स्मार्ट, शिक्षा का मॉडल, शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी माने पूरे समाज के लिए प्रेरणा। आपको दिखना भी इतना सुंदर चाहिए, सुंदर का मतलब है कि आपके चेहरे में चमक, आपके चेहरे पे आत्मविश्वास, है ना। प्रशासक को आपको बेरोजगार कर देना चाहिए, ये आपकी सफलता है, कोई काम ही ना बचे। इतना सब कुछ बेहतर चल रहा है, इतना कोऑर्डिनेटेड चल रहा है, इतना शानदार रिजल्ट्स हैं, उनका काम यही रहे कि उन रिजल्ट्स को दूसरे स्टेट्स में पहुंचाना, यहां कोई काम नहीं। तो मुझको स्वस्थ रहना है, समृद्धि पूर्वक जीने की बातें के अभी जो चल रहा है उसको कितना बढ़िया तरीके से किया जाए। नौकरी से आज और अभी रिजाइन। आप देखिए, शरीर की आवश्यकताएं सीमित है कि असीमित है, जीवन की आवश्यकताएं, जीवन की आवश्यकताएं असीमित। हमारा 24 घंटे सीमित आवश्यकता के लिए समर्पित है कि असीमित के लिए? 24 घंटा सीमित के लिए समर्पित है। उल्टा हो रहा है कि नहीं? अरे सीमित आवश्यकता के लिए सीमित समय, असीमित आवश्यकता के लिए सारा समय। और उसके बाद हम कहें कि रिजल्ट नहीं है, उसके बाद हम कहें कि मुश्किल है। मुश्किल और आसान क्या होता है? जो मैं कर सकता हूं आसान है, जो नहीं कर सकता हूं मुश्किल है। आसान मुश्किल कुछ होता नहीं है। एक छोटा प्रश्न और है, मेरे ख्याल से वो सभी साथियों की तरफ से है। तो मतलब ये शायद अहंकार की भाषा नहीं है, पर हम लोग जिन पदों पर बैठे हैं, लोग हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखें, और जैसा बड़े सारे लोग हैं। अच्छा। यदि हम उनको पूरा नहीं करेंगे तो संबंधों का तो वैसे ही 12 बजता है, क्योंकि उनकी आपसे अपेक्षाएं अच्छी भली दोनों तरह की। तो यदि आपसे कोई काम कराना चाहता है, वो हमारे उसमें नहीं आता है, प्रतिकूलता की स्थिति में है या नियम में नहीं आता है, यदि आप उसको मना करते हैं तो संबंधों के 12 ऐसे ही बसते हैं। आधे संबंध तो प्रशासनिक अधिकारियों के इसलिए खराब होते हैं। तो सर क्या कुछ हल है इसका? देखिए, पॉजिटिव को इतना बढ़ाइए। जैसे मेरी एक फैक्ट्री है, वही लॉस में चली गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहा। अब मेरी 10 फैक्ट्री चलती हैं, उसमें एक आध लॉस में भी रहती है तो मैं वो बियरेबल। अभी उपयोगिता हमारे पास कुछ नहीं है, जो नुकसान आता है उसकी लिस्ट बनती रहती है। एक्चुअली क्या है कि इसमें जो पीड़ा जो होती है, ना नहीं बोल पाने की पीड़ा आदमी ज्यादा भुगता है बनिस्बत सीधे मना कर देने की तुलना में। वो जो उन्होंने विषय उठाया उसकी दृष्टि ये थी, एक्चुअली ना नहीं बोल पाते हैं,
इसके कारण ज्यादा पीड़ा पाते हैं। स्वयं के प्रति विश्वास में कमी। भय के कारण ही स्वयं के प्रति, भय ही स्वयं के प्रति विश्वास में कमी है। हर बार भय नहीं है, संबंधों की भी बात आती है, अपने बीच के लोग रहते हैं। वो सारा फैलाव इतना ही है कि हमने अपने आप को किसी जगह में खड़ा नहीं किया है। पद पाना कोई खड़ा होना नहीं है, पद पाना कहीं खड़ा होने की पूर्व भूमिका है। हम आज तक पद पे ही खड़े हैं। हमारी ऊंचाई को दूसरे लोग भी जानते हैं। बस देखिए, डीईओ, मान लिया आप डीईओ हैं। डीईओ होने का मतलब है कि आपको एक गुंजाइश दी गई है अपने आप को प्रमाणित करने के लिए। आपको एक गुंजाइश मिली है, उस गुंजाइश का उपयोग आपने नहीं किया है। दूसरों की नजरों को छोड़ो, अपनी नजरों में क्या हो पाया है? यदि हमको लगता है अपनी नजरों में नहीं हो पाया, दूसरी नजरों में क्या होगा? तो वो जो डीईओ हमको मिला है, जो एजुकेशन के, डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशन के हम जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उसको प्रमाणित करना नहीं हुआ है। उसको प्रमाणित करके देखिए, ये अपना इलाका नहीं, बाहर का इलाका आपको पूछेगा। टीम बनानी पड़ती है, टीम बनानी। हाँ। तो अभी तक हमारा आदमी और आदमी के साथ में बात करने के लिए कोई ब्रिजिंग नहीं था। हम मिलके बैठ के बात कर सकें ऐसा हमारे पास कोई आधार नहीं था। हमारे अहंकार ही आपस में टकराते हैं। अब समझ में आया कि कुछ भी बड़ा करने के लिए, कुछ भी सार्थक करने के लिए हमारी मुट्ठियां मिलना हमारी आवश्यकता है ना? तो क्या समझ में आता है? सर्व शुभ में ही मेरा शुभ समाया है। आपकी टीम आपको सहयोग नहीं देगी, आप क्या करोगे? मेरा दोस्त है, हमारी 20 साल की दोस्ती है, वो अभी पिछले दिनों पिछला शिविर किया। शिविर करके बोला, साला मैं आज कैलकुलेट करता हूं तो मेरी 12 करोड़ की संपत्ति है। जैसी जिंदगी में अभी जी रहा हूं, ऐसा जीने के लिए मेरे को जिंदगी भर में 3 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ और बच्चों के लिए। मैं ऐसे ही मरे जा रहा हूं, ये तो पहली ओवर हो गया मामला। शिविर के पहले क्या बोलता था मालूम है? मैं तो चींटी समान हूं, जिंदगी में किया ही क्या है, अभी तो बहुत आगे जाना है। क्या दिक्कत है? धमतरी का सेठ रायपुर में आके 0 हो जाता है, रायपुर का सेठ दिल्ली में जाके 0 हो जाता है, दिल्ली का लंदन में जाके 0 हो जाता है। कब तक दौड़ोगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, क्विंटल्स ऑफ क्विंटल्स आए रुपया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसका सदुपयोग करेंगे। लेकिन हर समय किसी से तुलना करना, अपने आप को छोटा महसूस करना और अपने से छोटों के सामने गुर्राना। हमारे पिताजी FCI में रहे, तो उनको एक फोन आता था, उस पर जी सर, सर जी जी सर, एक दूसरा फोन आता था, वो गुर्राते थे दबा के। मेरी मम्मी पूछती थी, ये आपका इतना आचरण कैसे बदल जाता है? एक जगह आप चूहे की तरह बोलते हो, एक जगह आप शेर की तरह गुर्राते हो। बोले वो मेरे बॉस का फोन था, इधर मैं बॉस था। क्या हो रहा है? आदमी है कि क्या है? तो मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे पिताजी हैं और रिश्वत लेते तो मैं क्या करूं? ठीक हो गया। अब जब तक वो शिविर नहीं करते, उनके लिए सुविधा ही सुख है। जब तक सुविधा ही सुख है, तब तक पैसा ही सब कुछ है। क्या किया जाए? जो दिया है वो कर रहे हैं, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। पैसा इधर उधर आते जाते रहता है, कोई खास बात नहीं। आदमी रिसोर्स है। यदि आदमी को हम रिसोर्स मान रहे हैं, यदि आदमी को हम आदमी मान रहे हैं, क्या आदमी अपना आउटपुट डिलीवर कर रहा है? यदि मानव अपना आउटपुट डिलीवर करता है तो पैसा उसमें गौण हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि पैसे की कमी के कारण कोई काम नहीं रुकता है। जब भी रुकता है, आदमी की कमी के कारण रुकता है। आपके ढांचे की बात नहीं कर रहा, आप बेहतर समझते हो। उनका से शायद ये मैं इन ढांचों की बात समझता हूं कि उनका आदमी प्रभावित होता है रब के अरे आपके पास इतनी बड़ी फोर्स है ना, आप मोटिवेटेड हो ना आपकी फोर्स मोटिवेटेड है, और सब नेगेटिवली सारी एनर्जी, ये सारा नर्क हमने पैदा कर रखा है, और रोज नया नर्क पैदा करते हैं। सारी एनर्जी यहां हमारी अर्थ हुई पड़ी है। ये सारी एनर्जी रिलीज होगी, ये इतना बड़ा एनर्जी का पूल है, इसमें छोटी मोटी चीजें समा जाएंगी।
बढ़िया। इस सारी चर्चा से किसी की कोई एनर्जी रिलीज हुई है कि नहीं हुई है? हुई तो शेयरिंग, घटना सहित शेयरिंग। सर एक प्रश्न था, जो संबंधों की बात करी आपने कि 100% संबंध, मतलब हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं लेकिन सामने वाले से जरूरी नहीं कि 100% मिले, तो इसको 100% कैसे होगा उसका मैकेनिज्म हम बना के रखते हैं जी। आज नहीं कल होगा, कल नहीं, 10 साल बाद होगा, 12 साल बाद होगा। अपने तरफ से प्रयास, अपनी तरफ से हम अपनी तरफ से हम प्रयास रहते हैं। जैसे सपोज मैं आपके साथ बात करता हूं और मैं ये मान लूं कि आपको समझ में आएगा नहीं, ऐसा कोई उपकार है? आपकी समझ में आएगा, इसे समझाना बंद कर दूं, बोलना बंद कर दूं, तो मेरा भी विकास रुक गया, आपका भी रुक गया। मैं तय करता हूं कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि समझाने को या तो मेरी समझ में कमी है, या तो मेरी समझ में कमी है, या मैं उसको किस तरह से डिलीवर करूं कि वो आप तक पहुंच सके। तो कम्युनिकेशन पे शोध होगा, संप्रेषण पे शोध होगा, या समझने पे शोध होगा, तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, आप भी आगे बढ़ोगे, तो हम दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। तो अपनी तरफ से प्रयास हम जारी रखते हैं, बात आगे बढ़ती है। हाँ जी, थोड़े से संबंधों को लेके और बात कहूंगा। संबंधों को लेके जो घटनाएं घट रही हैं, जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि वो काफी एक मुश्किल मामला है संबंधों को हैंडल करना, और बात करने की जगह बिल्कुल अलग है जब परिवार में घटता है, पत्नी के साथ में घटता है, अपने मित्रों के साथ में घटता है, तो उस समय हम कैसा महसूस करते हैं और बहुत जल्दी बैक फुट पे आ जाते हैं, है ना, ठीक है अब देखा जाएगा, छोड़ दो, जो भी है। तो यहां थोड़ा सा हमको और एक बार देखने की जरूरत है। से फॉर एग्जाम्पल ए और बी, ए ने कोई आपसे व्यवहार किया, ए ने कोई व्यवहार किया और आप घायल हुए। एक घटना, ए ने व्यवहार किया, तो ए ने कैसा व्यवहार किया? जैसी उसकी स्थिति थी वैसा आदमी व्यक्त होता है, जैसी आदमी की स्थिति होती है वैसा वो व्यक्त होता है। तो ए की जैसी स्थिति थी वैसा वो व्यक्त हुआ। अब बी की कुछ अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षाएं पूरा नहीं होना है, तो ए का व्यक्त होने से में अर्थ क्या है? वो जैसा भी व्यक्त हुआ उसमें अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि उसका व्यक्त होना उसकी स्थिति को बताता है, अर्थ इतना ही है। जैसे मैं आपके सामने एक आदमी 3 दिन से खड़ा हूं, मेरा व्यक्त होना आपको क्या बताता है? इसका अर्थ क्या है? ये मेरी स्थिति को व्यक्त करता है। जैसा मैं जैसा हूं वैसा व्यक्त हो रहा हूं। तो मैं अपने बारे में जब मैं कुछ भी व्यवहार करता हूं तो मैं अपनी स्थिति के बारे में कुछ बता रहा होता हूं। मैं जैसा हूं उसके बारे में कुछ बता रहे हो, आप सोच रहे हो कि मुझको बता रहा है, पर ऐसा नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सामने वाला आदमी कुछ भी बिहेवियर करता है वो क्या बताता है? वो बताता है कि भाई मेरी स्थिति ऐसी है। वो केवल इतना बता रहा है, वो केवल अपनी स्थिति कि हम उसको कितना ऑब्जर्व करें। तो या यहाँ पे जैसे क्रिस्टल, हाँ वही है। तो वो केवल अपनी स्थिति बताता है आपको, और आप उस स्थिति में उसको स्वीकार लिए, ये तो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। तो यदि आप स्वयं में विश्वास पूर्वक, तो आप किसी भी घटना में कब पीड़ित होते हैं? हमारी अपेक्षाएं आहत होती हैं। आप किसी घटना में सोचिए कि आपकी तरफ से गलती नहीं हुई है, आपको अपने प्रति भरोसा है कि मुझसे गलती नहीं हुई है, तो मेरी पीड़ा, उस समय क्या आप दुखी होते हैं? नहीं। तो मेरी पीड़ा मेरी अक्षमता ही है। क्या अक्षमता? हाँ, क्या चीज है?
मैंने आपसे कोई व्यवहार किया, आपने मुझसे कोई व्यवहार, आपने ऐसा व्यवहार किया जो मेरे ऊपर भारी पड़ा। तो एक तो आपने ये बताया कि मेरी स्थिति ऐसी है, उस घटना को मैं जैसा हैंडल कर पाना चाहिए था वैसा नहीं कर सका। मैं आपके व्यवहार से पीड़ित होता हूं या उस व्यवहार को मैं हैंडल नहीं कर सका इससे पीड़ित होता हूं? फिर से रिपीट करता हूं, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। दो लोगों के बीच में एक व्यवहार, कल्पना कीजिए आपने कोई अभद्र व्यवहार किया, उस अभद्र व्यवहार में मैंने उसको इस तरह से हैंडल किया कि उस समय में आप शांत भी हो गए, अपनी गलती को भी स्वीकारा और दोनों के मिलके आप हमारी आगे की हार्मनी सुनिश्चित हुई। मैंने इस तरह से उसको संभाला। तो ये घटना मेरे लिए अवसर बन गई या प्रॉब्लम बन गई? तो आपका अभद्र व्यवहार करना मेरे लिए अवसर बना। यदि आपने भी अभद्र किया, मैंने भी अभद्र कर दिया, तो मेरे को पीड़ा इस बात से है कि मैं उस स्थिति में मैं ठीक से बिहेव नहीं कर सका। अक्षमता, तो मेरी अक्षमता मेरी पीड़ा है, मेरी अक्षमता मेरी दुख है। उस स्थितियों में मैं तालमेल बना के नहीं रख सका, अपने स्वयं के प्रति विश्वास को बना के नहीं रख सका, अपने संतुलन को खो बैठा, ये मेरी अक्षमता है, ये मेरी पीड़ा है, इस पे मैं दुखी होता हूं। लेकिन एक बात को समझ में आई कि यदि किसी भी घटना में आप संतुलन नहीं खोते हैं, आप उसको पॉजिटिवली हैंडल कर पाते हैं, इससे आपका स्वयं के प्रति भरोसा बढ़ता है और आपकी आगे की यात्रा सुनिश्चित होती है। किसी भी घटना में या तो मैं इसलिए परेशान होता हूं कि मुझसे कुछ गलती हुई है, वो भी मेरी अक्षमता है, या मैं इसलिए परेशान होता हूं कि किसी दूसरे ने कोई गलती की है, उस समय मैं उस घटना को ठीक से संभाल नहीं सका हूं, वो भी मेरी ही अक्षमता है ना। तो घटनाएं हमारे साथ घटती रहेंगी, दुनिया जैसी है। लेकिन हर स्थिति में मैं उसमें तालमेल बिठा लूंगा, ये मेरी योग्यता है, ये मुझ में विश्वास की बात है। तो इस तरह से एक बात समझ में आती है, हम किसी दूसरे के कारण दुखी नहीं हैं, हम अपनी अक्षमता के कारण दुखी हैं। अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। हर आंदोलन अक्षमता है। आंदोलन का मतलब है किन्हीं को, किसी की भड़ास को उसमें आग लगा के उसको आवेशित कर देना। आवेश की निरंतरता नहीं है, उसकी कोई परंपरा नहीं, इसलिए आज हम यहां खड़े हैं। हम मानसिक रूप से गुलाम ही हैं, भौतिक रूप से आजादी मिली नहीं है। फेडरल लॉ अभी भी एज इट इज चलता है। हमारे सारे लॉ 1947 के पहले के हैं। हमारी अदालत आज भी वैसे ही चलती है, हमारा पुलिस सिस्टम आज भी वैसे ही चलता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी ऐसे ही है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर आज भी ऐसे ही है। फर्क इतना है, पहले अंग्रेज गोले थे, अभी अंग्रेज काले हैं। मुझे अभी भी कंफ्यूजन एक चीज में है। क्षमता को आपने कहा कि आंदोलन भी अक्षमता है, क्रोध भी अक्षमता है और पीड़ा भी अक्षमता है, ये जरा और स्पष्ट करिए। चलिए, आंदोलन की भूमिका इतनी है कि जो समाज में गलत हो रहा है उसके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षण, ये उसकी पॉजिटिव भूमिका है। आंदोलन कोई समाधान नहीं है। अधिकांश लोगों का समाज में समस्याओं के प्रति भी स्पष्टता नहीं है, तो लोगों की समस्याओं के प्रति स्पष्टता बनाने के लिए, समस्याओं के प्रति गंभीर होने के लिए या समस्याओं के प्रति जागरूक होने के लिए आंदोलनों की भूमिका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आंदोलन एक आवेशित गति है, आवेशित गति समाधान की तरफ नहीं जाती। विकल्प क्या है उसका? विकल्प यही है, समझदारी, शिक्षा। मानवीय शिक्षा ही विकल्प है, और 6 दिन में कोई समझदारी होती नहीं है, 20 साल ही उसके लिए चाहिए। एक राष्ट्र का जैसे एक कलेक्टिव, हम एज ए क्रोध एज एन एंजाइटी लेते हैं, उसका क्या ह्यूमन का वो कैरेक्टर है या उसका वीकनेस मानेंगे? क्या क्रोध, पीड़ा, इनको अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है।
सूत्र वहीं का मात्र और मात्र। मात्र और मात्र। इस पर और कहना चाहूंगी, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई काम सौंपा, समय सीमा पर उसने काम नहीं किया, पहले व्यक्ति को गुस्सा आया, तो अक्षमता किसकी हुई? पहले वाले की। क्यों? वही तो स्पष्ट कीजिए। वही तो, किसी को काम सौंपा तो पहले आपको यह पहचानना होगा कि इसको आप संसाधन की तरह पहचानते हैं कि मानव की तरह पहचानते हैं। उसके पहले यह तय करना होगा कि आप अपने आप को साधन मानते हैं कि मानव मानते हैं। यदि स्वयं को मानव के रूप में देखते हैं तो ही उसको मानव के रूप में देख पाते हैं। उसको मानव के रूप में देख पाते हैं तो काम नहीं किया ये उसकी एक स्थिति है। उसकी स्थिति में अब क्या किया जाए कि उसकी स्थिति बदल जाए, इसके लिए कुछ बातें हो सकती हैं। अभी हम जिस तरह के ढांचों में काम करते हैं वो एक समय सीमा है हमारे पास। ये 3 साल में ट्रांसफर होना ये आदमी को बर्बाद करने की जगह है। हाँ सर, इसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं है। कुछ भी काला पीला करो, 2 साल में आपको चल देना है। क्यों मैं लंबा सोचूं? सोम जी आपने एक मिनट, क्यों मैं लंबा सोचूं? मेरे को तो जाना है। जब मेरे को यहाँ रहना ही नहीं है तो मैं किसके लिए जवाबदेह हूं? तो मैं किसी के लिए, यहाँ कोई किसी के लिए जवाबदेह नहीं है, क्योंकि कोई भी स्थायी नहीं है। 10 साल में एक जगह काम कर रहा हूं तो लोग मेरे से पूछेंगे, मैं भी अपने आप से पूछूंगा कि क्या रिजल्ट आया। जो पिछला वाला करके गया था उसको समेटने में, उसको मिटाने में और नई भूमिका तैयार करने में तब तक समय निकल जाता है ना। तो ये बहुत तरह की बातें। अब मेरे को 1 साल के लिए रहना है, अब मेरे को बिल्कुल रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट तो मेरे को चाहिए, तो या तो आदमी को बदल दूंगा या आदमी बदल जाए। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। जो प्रश्न सर ने उठाया था बेसिकली वो कुप्रबंधन का मामला है। वो भी एक प्रश्न है जिसके हल अगर यहाँ पर हम सब मिलकर खोज सकें तो ऐसे बहुत सी चीजें अपने आप ठीक होंगी, मुझे ऐसा लगता है। फिर से जो प्रश्न इन्होंने उठाया था वो बेसिकली जो कुप्रबंधन माने एटीट्यूड भी एक कुप्रबंधन के इसमें ही आता है कि कर्मचारी ने काम नहीं किया, वो क्या कार्य करने में अक्षम था, क्या ऐसी बात नहीं है। कार्य का उसका एटीट्यूड नहीं, समर्पण का भाव ही नहीं है। तो उस इन प्रश्नों के उत्तर भी अगर इस मंच पे हम लोग खोज पाए तो मेरे ख्याल से बेहतर सार्थकता होगी। जैसे हम अधिकारी होते हैं, भाई आप भी तो कभी शिक्षक थे, जब आप शिक्षक थे तो आप कैसा करते थे? जैसे ही हम अधिकारी होते हैं अब हमको लगता है कि अब सबको रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि सबके रिजल्ट देने से आपका नाम होगा। अब सबको सिंसियर होना चाहिए। कल तक आप भी सिंसियर नहीं थे, आज भी है कि नहीं है उसको आप देख लीजिए। तो इससे एक बात समझ में आई कि सबसे पहले मुझको देखना पड़ेगा कि मैं कहां खड़ा होता हूं, मैंने दूसरों को दिया क्या है जो मैं अपेक्षा करूं। ठीक, तो इस पूरी जगह में वहां ऐसा माहौल पैदा किया जाए, उस पॉजिटिव का इतना माहौल पैदा किया जाए जो नहीं चले उसको लगे कि मैं छूट गया। काम करना तुम्हारी जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है। इस माहौल को पैदा करना, एक मिनट इसको पूरा कर दो, है ना। उस माहौल को पैदा करना, जैसे मान लीजिए एक समझने का काम चल रहा है। समझने के काम में अब मैं किसको कहूं तुमको 10 साल हो गया, तुमको इतना भी समझ में नहीं आया है। मैंने कितने सारे शिविर लिए होंगे, क्या रिजल्ट आया होगा उसका। और यदि किसी को 10 शिविर करके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या कह दूं उसको। जब तक नहीं समझे तब तक समझाना है। कब तक समझाना है? जब तक नहीं समझे। इस बीच में कोई गैप नहीं। आपको गुस्सा होने का कोई अधिकार नहीं। समझदारी का अर्थ है कि गुस्सा होने का अधिकार आपसे छिन गया है। समझदारी का डेफिनेशन लिख लीजिए। समझदारी में क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं है। स्थान। जीवन विद्या में संघर्ष और क्रोध अवांछित है। मानव में, जीवन विद्या में नहीं, मानव में क्रोध और गुस्सा अवांछित है। अकॉर्डिंग टू जीवन विद्या, अकॉर्डिंग टू मानव, अकॉर्डिंग टू सुख, मानव के सुखपूर्वक जीने का विज्ञान। आदमी के सुखपूर्वक जीने में क्रोध बाधक है। ये जीवन विद्या को बीच में मत लाइए। संघर्ष अवांछित। अवांछित, हाँ जी। एक समझदार मानव की पहचान लिख लीजिए। स्वयं गलती नहीं करना, स्वयं गलती नहीं करना,
दूसरे की गलतियों को स्नेहपूर्वक ठीक करने की क्षमता रखना। स्वयं गलती नहीं करना, दूसरे की गलतियों को स्नेहपूर्वक ठीक करने की क्षमता रखना। हाँ जी, देखिए इसका जीवंत एग्जाम्पल ये शिविर भी है। इसका जीवंत एग्जाम्पल ये शिविर भी है। यदि हमको लगता है, कितने लोग, हम कितनी बार ये कहना पड़ा कि आप लोग टाइम से नहीं आ रहे हैं, कहना पड़ा किसी को? एक बार रिक्वेस्ट करना पड़ा कि भाई यहीं रात को रुक जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। सभी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। किसी को बहुत दुख हुआ कि थोड़ा सा सेटिंग करना था, कर लिया। तो मुझको ये लगता है कि आदमी सुख से नियंत्रित है। वो जहां से भी मिले, किसी गुरु से मिले, पैसे से मिले, दारू से मिले, जहां से भी हमको लगता है कि यहां से मिलेगा, और हर मानव को ये पता है कि बाकी कहीं से भी मिलता है, वो निरंतरता। आज आपकी 30, 40, 50 साल की मान्यताएं किस तरह से बिना किसी प्रयास के धराशायी हो रही हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा प्रयास करना नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि यदि कोई भ्रम है, वो कितना भी पुराना क्यों न सही, वो हमको बहुत ऊपर में ही रहता है, वो गहरे में स्वीकृत नहीं होता है, उसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं है। इसलिए इस अव्यवस्था की भी जड़ें बहुत गहरी नहीं है, सब ऊपर ही ऊपर मामला है। तो यदि हम अपनी उपयोगिता के साथ में जीना शुरू करते हैं, थोड़ा सा अपने भीतर विश्वास से भरते हैं और अपने लोगों को वो प्यार देना शुरू करते हैं, वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे लिट्टे जैसा संगठन, ये संगठन, वो तो आदमी को सिर्फ मरवाने के लिए लेते हैं और वहां लोग मरने के लिए जाते हैं। हम तो जियाने के लिए ले रहे हैं। इस संगठन में क्यों नहीं आएंगे? तो आप में दम है कि आदमी आप दूसरे की जान ले लेते हो। तो प्यार से आप दूसरे की जान ले लो, माने आप उसको इतना मोटिवेट कर दो कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो सकता है। यदि तो जिंदगी पाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो सकता? तो शायद जिस धरातल पे अभी हम चीजों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस धरातल पे मानव एड्रेस नहीं होता है। बाकी सबको छोड़ो, अपने बच्चे एड्रेस नहीं होते। बच्चे के साथ मारपीट करने से बच्चा ढीठ होता है कि आपकी अनुशासित हो जाता है और बड़ी बेकारी होता है। तो खैर, धरातल को बदलने की जरूरत है। तो शायद मानव सुख से नियंत्रित है, उसको ये समाधान में सुख है, उसको ये समझ में आता है कि आपका आचरण, आपका बिहेवियर, आपका होना उसके लिए सुखकारी है, तो आपके साथ में टीम होने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये बात मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, मेरी अक्षमता ही मेरी पीड़ा है। बाकी सब बातें है ना। दूसरा मेरी पीड़ा का कारण नहीं है, मेरी अक्षमता ही मेरी पीड़ा है। मेरी निर्भरताएं ही मेरी पीड़ा है। निर्भरता भी एक अक्षमता है। हमारी कहीं ना कहीं फंसी है, इसलिए दूसरे को झेलते हैं। तो सूत्र समझ में आना एक बात है, उसका जिंदगी में प्रैक्टिसेबल होना यात्रा है। तो कोई हमको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, है ना। बहुत उत्साहित होने की जरूरत है कि मेरा कंट्रोल मेरे पास ही है। बढ़िया। वो निर्भरता नहीं है, निर्भरता और पूरकता में फर्क है। निर्भरता और पूरकता में फर्क है। एक शब्द जाता है तुरंत, अच्छा ठीक है। क्या सही की महिमा है ये देखिए। मैं तो ये कह रहा हूं, देखो आप सब लोग मेरे से उम्र में बड़े हो, पढ़े हुए भी ज्यादा हो। मैं तो सिंपल ग्रेजुएट हूं, आप तो पीएचडी वीएचडी भी कर रखे होंगे, लेकिन आप मेरे से बड़े पद पे भी हो। मेरे पास तो कोई पद नहीं है, लेकिन एक ही बात है हमारे बीच में, संबंध की एक ही बात है, हमारे बीच में मानव और मानव का संबंध है। और सही की खुशबू हमारे बीच में तुरंत स्वीकृत होती है। ये सही इतना ताकतवर है
ना, एक बार पीठ पे रख दो, सामने वाले को बिल्कुल स्वीकार है, एक बार स्वीकार हो गया अब ये चलेगा। हाँ, उसको सस्टेन करने के लिए कुछ मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत है, वो तो है। बढ़िया, नमस्कार, फिर मिलेंगे 6 बजे। तो ये एक होमवर्क है, ये एक आपके लिए आज का वर्क है कि एक तो अपने भीतर इसका विश्लेषण कर पाना, अपने भीतर झांकना कि कहां कहां मैंने अपने ऊपर बेड़ियां डाली हुई हैं, है ना। आपको पता है कि नहीं, पुलिस किसी को पकड़ती है तो ये बेल्ट से पकड़ती है, जब हथकड़ी उथकड़ी नहीं होती है। ये इतनी मजबूत पकड़ है, कितना ही ताकतवर आदमी हो, यदि बेल्ट से पकड़ लिया तो अब हिलडुल नहीं सकता है। एक झटका मारने से दोनों पैर उखड़ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे ऊपर बहुत सारी बेड़ियां, सामने से आदमी देखता है तो उसको लगता है ठीक ठाक तो है, ये चल क्यों नहीं रहा है, कोई तो पकड़ा नहीं है इसको। ये इतने सारे हुक डले हुए हैं पीछे, मैं छोटा हूं, मैं तो समझ नहीं सकता हूं, मेरा तो हाइट कम है, मेरा तो रूप कम है, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बहुत छोटे परिवेश से आया हूं। इस तरह की हमने 1000 बेड़ियां अपने ऊपर डाल रखी। उसके बाद बहुत सारे दुख हमने घटनाओं से, स्क्रैचेस जो हमारी जिंदगी में लगी हुई हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, तो इस तरह से हमारी बहुत सारी एनर्जी लॉक पड़ी है। उस सारी एनर्जी को हमको रिलीज करना है। बहुत सारी शिविर के दौरान हो जाती है, बहुत सारी उसके बाद में भी हम लगातार काम करते हैं, तब जाके उसके रिलीज होने की जगह बनती है। तो ये अपने ऊपर हमको काम करना है कि किन किन मान्यताओं में हमने खुद को जकड़ा हुआ है। मैं स्त्री हूं, ये भी एक मान्यता है। मैं अधिकारी हूं, ये भी एक मान्यता है। मानव हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसको कुछ नाम दिया जाता है। ऐसा हम अपने आप को एक मानव के रूप में देखने का प्रयास करेंगे, मानव के रूप में देख पाएंगे, तो बहुत सारी एनर्जी हमारी इस तरह से रिलीज हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि एक भी संबंधी छूटा, सुख का चक्र टूटा। तो अपने उन सारे रिश्तों की लिस्ट बनाएं जिनके साथ कुछ खटपट चल रही है। अपने उन सारे संबंधियों की लिस्ट बनाएं जिनके साथ कुछ खटपट चल रही है, और सबके साथ फोन से बात करें। हाँ, वो संबंधी माने वो ऑफिस में भी हो सकते हैं, वो घर में भी हो सकते हैं। संबंध और संपर्क की डेफिनेशन समझ लीजिए। संबंध का मतलब है जिनसे अपेक्षा निश्चित है, वो सब संबंधी हैं। जिनसे हमारी अपेक्षाएं निश्चित हैं वो सभी संबंधी हैं। जिनसे अपेक्षाएं निश्चित नहीं हैं, अपेक्षाएं निश्चित नहीं हैं, वो सब हमारे संपर्क में है। संपर्क और संबंध का ये मतलब है। संपर्क और संबंध। हम ट्रेन में जाते हैं, ये सोच के नहीं जाते हैं सब तो खाना लेके ही आएंगे, मैं क्यों लेके जाऊं, ऐसा सोच के नहीं जाते, क्योंकि ऐसी अपेक्षा हमको उनसे नहीं। तो जिन भी लोगों के साथ हमारी निश्चित अपेक्षाएं हैं, आपको आपके ऑफिस में सब ऊपर और नीचे जिसको आप कहते हैं, सबके साथ कुछ निश्चित अपेक्षाएं हैं, इसलिए सभी संबंधी हैं। हम एक परिवार हैं, हम एक शिक्षा विभाग एक परिवार है, भाव रूप में हम एक परिवार हैं। ठीक है, भौतिक जिम्मेदारियों के रूप में हम निश्चित लोगों के साथ में जीते हैं, भाव के रूप में हम बड़े समूह के साथ जीते हैं। तो सारे उन लोगों की लिस्ट बनाएं जिनके साथ आपके संबंध अभी ठीक नहीं चल रहे, और एक एक को उंगली रख के देखें कि ये आपके टोटल दुख में से इसका हिस्सा कितना है। आपके व्यक्तित्व के फलने फूलने में, आपकी जागृति में, आपके विकास में इसका क्या योगदान है। यदि आपको स्वीकार होता है कि यदि ये रिलेशन ठीक होता है
इससे मेरा सुख बढ़ता है। यदि ये रिलेशन हार्मोनियस होता है, इससे मेरा सुख बढ़ता है, तो उसको कॉल करें और अपनी तरफ से अपना पक्ष रख दें। वो स्वीकारे या ना स्वीकारे, आप रिलीज हो जाते हैं। इस बात को बिल्कुल मत सोचिए कि वो क्या कहेगा, क्या सोचेगा, क्या करेगा। मैं इसलिए कॉल कर रहा हूं कि मुझको सुखपूर्वक जीना है। मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए मेरी तरफ से गांठ खुल जाए, ये मेरी जरूरत है। जैसे अभी एक पक्ष में, अभी एक प्रोसेस में हमारे किसी मित्र ने कोई बात कही, बात ठीक थी, कहने का तरीका गलत था, और उसको लेके काफी मामला फैल गया। वो एक शिविर में आए और उनको लगा कि मैं बात जरूर ठीक कर रहा था, लेकिन मेरा कहने का तरीका एकदम गलत था। आज की शाम जैसे है, ऐसी शाम उसने सबको फोन किया और ये एडमिट किया कि मैं अपोलोजाइज करता हूं, मेरे कहने का तरीका गलत था, मैं इसको स्वीकार करता हूं। मेरे कारण जो आपको दुख पहुंचा है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मेरे इंटेंशन आपको दुखी करने की नहीं थी, मेरा तरीका गलत था, इसमें सारी गड़बड़ी हुई है। ये मेरे लिए भी एक अवसर है कि मैं अपने आप को ठीक कर सकूं। ऑटोमेटिकली चीजें रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती। जैसे ही संबंध में थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ती है, वो इतना तृप्तिदायक, आदमी के साथ टूटना काफी, हम उसको महसूस करते हैं। और खासकर उन रिश्तों में जो बहुत क्लोज हैं, चाहे पत्नी के रूप में है, चाहे दोस्त के रूप में है, चाहे हमारे ऑफिस में ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, है ना। जैसे एक छोटी सी घटना सुनने से ही इतना तृप्ति देता है, जिनके साथ में घटा होगा उनको कितना दिया, और ये भरोसा हो जाता है कि ऐसे काम होता है, तो हमारी काम करने की पूरी अप्रोच बदल जाती है, हमारी काम करने की पूरी शैली बदल जाती है। तो इस तरह से किन्हीं किन्हीं जगह में अभी चुप रहना ही आवश्यकता हो सकती है, वो निर्णय आपको करना है। लेकिन सामान्यतः ऐसी आवश्यकता नहीं होती है, केवल इतना ही होता है शुरुआत कौन करे, इनिशिएटिव कौन ले। सामने वाला तो सुनने के लिए तरसा ही रहता है कि वो एक बार तो फोन कर लेता। हाँ, दोनों का अहंकार उनको फोन करने से, बात करने से रोके रहता है। तो जिसमें दम है वो शुरुआत करता है, वो पहल करता है, पहल करता है, चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। पहल करने का अवसर आपको उपलब्ध है, आप इनिशिएटिव लें, अपने संबंधों को ठीक करें। एक भी संबंधी छूटा, सुख का चक्र टूटा। मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए मेरी आवश्यकता है, एक भी जगह मैं असफलता का मुंह देखना नहीं चाहता हूं, सभी जगह सफलता चाहिए। तो ये आज 9 बजे के बाद का कार्यक्रम, ठीक। कल सुबह शेयर करेंगे किस किस को कितनी सफलता मिली। बढ़िया, गुड। थोड़ा सा उसको छोटा कर लेते हैं और कुछ बात आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने चर्चा किया, इच्छा के लिए विचार दौड़ता है, विचार के लिए आशा, चयन, और उसके आधार पे कार्य और व्यवहार। अब एक एग्जांपल ले लें। क्या एग्जाम्पल लें? मैं सामान्यतः 2 बड़े एग्जाम्पल लेता हूं जो हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय हैं। एक तो जॉब, कॉलेज से निकले और जॉब चाहिए, क्या करेंगे?
विचार होगा, फाइनल कोई कंक्लूजन होगा, शिक्षा विभाग में अप्लाई कर देता हूँ, वहाँ अप्लाई कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, और फाइनली कोई रिजल्ट होगा। तो शिक्षा जॉब कार्य है कि व्यवहार है? जॉब कार्य है। तो या तो हम सफल होंगे या हम सफल हो गए तो कितना सुख, असफल हुए तो दुख है ही है। तो जॉब के लिए इच्छा, जॉब के लिए विचार, जॉब के लिए फाइनली कोई एक्शन और क्षणिक सुख, नहीं तो दुख है ही है। और इससे क्या होगा? जॉब से क्षणिक सुख क्यों मिलना है? थोड़े दिन खुश होने के बाद स्टेगनेंट हो जाते हैं। क्यों स्टेगनेंट हो जाते हैं? जो 12 साल का भी नया और सुविधा भोगी हो गए, क्योंकि अधिकतम हमारी जॉब सुविधा तक ही जाती है, उससे आगे जाती नहीं। सुख का मामला खाली है, इसलिए हमेशा अतृप्ति बनी रहती। तो सारी या तो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में सारी, या तो हमारी देखिए इस बात को बहुत अच्छे से देख लीजिए आप। अभी समाज में थोड़ा सा डिस्कशन को यहाँ रोक रहा हूं। अभी समाज में 3 प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको हम बुरे लोग कहते हैं। ये क्या है? ये दूसरे की सुविधा को हड़पते हैं, कलम से या तलवार से। ये दूसरों की सुविधा को अपनी तरफ खींच लेते हैं। एक इस प्रकार की प्रजाति है। एक दूसरी प्रकार की प्रजाति है जिनको हम सामान्य लोग कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपनी सुविधा को स्वयं उत्पादन करते हैं, किसी भी तरह से, चाहे वो नौकरी करें, कुछ भी करें, ठीक ठाक चलते हैं। एक तीसरी प्रकार के लोग हैं जिनको हम अच्छे लोग कहते हैं। ये दूसरे लोग सुविधा पूर्वक जी सकें इसके लिए प्रयास करते हैं, दूसरों को भी सुविधा उपलब्ध हो जाए इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। बहुत सारी एनजीओज, बहुत सारे धार्मिक प्लेटफॉर्म, या कभी कभी सरकार भी इस तरह के काम करते हुए दिखाई देती है, दूसरों को भी सुविधा उपलब्ध हो जाए। ये एक मुख्य काम है यदि सरकारी ढांचे में देखें तो। सरकार को मैं इस रूप में देखता हूं कि समाज का एक अंग है जो कि समाज में व्यवस्था को सुनिश्चित करने के अर्थ में, हालांकि वो है नहीं। इससे अधिक कुछ होता है? इससे अधिक और कुछ करता हो जिनको हम अच्छा आदमी कहते हैं, या अच्छे से अच्छा कर्म कोई हम करते हो? इससे अच्छा, इससे अधिक और कुछ करते हैं क्या? कितनी अच्छी एनजीओ हो, कितने अच्छे लोग हों, करते हैं तो इतना ही करते हैं कि दूसरों को भी सुविधा उपलब्ध हो जाए। किसी को रोजगार उपलब्ध करा दिया ना, या कंबल बांट दिया और कुछ कर दिया। तो अंततः हमारा बुरे से लेके अच्छे तक का प्लेटफॉर्म सुविधा का ही धरातल है, इससे आगे उसकी गति नहीं है। तो ये एक बात समझ में आती है कि हम बुरे से बुरा काम करें, अच्छे से अच्छा काम करें, हमको बोर तो होना ही है, असंतुष्ट तो रहना ही है, क्योंकि केवल शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। जो जीवन की आवश्यकता है वो तो अभी खाली है, वो पार्ट तो, वो हिस्सा तो हमारा खाली है। ये एक मेजर बात है जो हमको समझ में आती है कि किस तरह से हमारे सारे अच्छे प्रयासों के बाद भी हमको खालीपन दिखाई देता है, हमको वो अधूरापन दिखाई देता है। तो समझ में नहीं आता था कि भाई आखिर इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, और कोई व्यापार कर लो, कुछ भी कर लो, सबकी जिंदगी में वही खालीपन क्यों दिखाई देता है? तो अब ये समझ में आता है कि हमारे सारे धरातल सुविधा तक के धरातल हैं। इसलिए यदि अपन ये भी कहें इस पूरे शिविर में बेहतर होने की बात हो रही है क्या? हम बेहतर होने की बात कर रहे हैं क्या? क्यों?
सुविधा और सुख दो अलग अलग चीजें हैं। सुविधा उत्पादन से पूरी होती है, सुख समझने से आता है। इसमें पैसा लगता नहीं है, बचता है। एक शिविर में लोग लाखों कमाते हैं। कल तक वो कार पुरानी लग रही थी और रह रह के वो नई कार और पड़ोसी के पास भी आ गई है, पड़ोसन की गाड़ी, और अब लगता है ठीक ही तो है, इसमें क्या खराब है, रिपेयरिंग कर लिया जाए, आने जाने का काम ही करती है। लोहे का टपरा है, इसमें मेरी इज्जत का क्या जुड़ना है। कार एक लोहे का टपरा है, इसमें क्या मेरी इज्जत। मेरी इज्जत मेरी उपयोगिता के साथ है। मैं बड़ी चीज हूं, बड़ी चीज। यदि मानव की इज्जत कार से जुड़ती है, इसका मतलब आदमी की औकात कम है, कार की औकात ज्यादा है। मेरी औकात एक लोहे के टपरे से कम है। आपको अच्छा ना लगना आपका प्रॉब्लम, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? इतनी देर की बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी समझ नहीं चाहिए। क्या करना है? धरातल बदल देना, पैराडाइम शिफ्ट। मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में, मेरी पावर्स मेरे हाथ में। अभी क्या कर रखा है? हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। कोई भी कभी भी दबाते रहता है, खाली बैठा किसी का दबा दिया और भाभी जी मरे जा रही है। अब भाभी जी पड़ गई भैया के पीछे, कुछ तो ध्यान नहीं देते हो, कभी तो साड़ी नहीं लाते हो, वो मरा गरीब। साड़ी से मैचिंग गाड़ी और गाड़ी। पूरा छूट पे आऊंगी घर खाने के लिए, लेकिन साड़ी की वजह से कुछ नहीं खा पाई। और क्या ऐसा ग्रिप में लेता है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आपकी जबान नहीं खुलने देता है। आप खुल के हंसने, सालों लोगों को हंसे हुए हो जाते हैं। हाँ? खुल के हम हंसना भूल गए हैं उस दबाव में। बढ़िया से रहेंगे, दम से रहेंगे, ठाका मार के हंसेंगे। कितनी जरूरत है? बहुत थोड़ी सी। आदमी हम बहुत बड़े हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये हमारी जान लिए पड़ा है और हम दूसरों की जान लिए पड़े हैं। कितनी पुरानी हो गई है भाभी जी गाड़ी, बदल क्यों नहीं देते हो? तो भाभी जी भी पुरानी हो गई है। तो ऐसा लग रहा है दिल की बात कर दी। खुशबू तब है जब शादी के बाद हर दिन आपका प्यार और जवान हो। ये अपने आप में जो घटना है, ये जो अपने आप में महसूसना है, ये कितना बड़ा सुकून होगा। और ये कह रहा हूं कि ये कोई बहुत ऐसी अनअचीवेबल बात नहीं है कि जिसके लिए हम सोचेंगे कोई बहुत दूर की चीज है। जिन चीजों के लिए अभी हम प्रयास कर रहे हैं वो बहुत दूर, बहुत मेहनत की है हमने। हमारे चेहरे की वो कोमलता खत्म हो जाती है। कभी आप देखेंगे बच्चों का चेहरा कितना इनोसेंट होता है। अपने कॉलेज के समय के फोटो उठा के देखिए, आपके चेहरे में तब में और अब में कितना फर्क है। चेहरे में खिंचाव सा आ गया है। वो जो कोमलता थी, वो जो इनोसेंट निर्दोष जो चेहरा था, अब बहुत सारी विचार, उधेड़-बुन और बहुत सारा टेंशन और बहुत सारी परेशानी। तो अब ये बात हमको पकड़ में आई कि मैं खुद किसी विश्वास में कमी के साथ होता हूं, इसलिए कोई दबाव मेरे ऊपर काम करता है। कोई दबाव मेरे ऊपर इसलिए काम करता है कि मेरे भीतर कोई जगह खाली है। जैसे एक आदमी स्वस्थ है, दोस्त ने आके मारा, अपने कोई दिक्कत नहीं है, और पता चले यहां घाव था, वो मारने के लिए हाथ उठाता है, इधर तो जान निकल जाती है।
इस कल्पना के साथ कि यहां पड़ने वाला है। तो यदि मेरे भीतर कोई घाव है तो कोई चीज मेरे को असर करती है। यदि मैं स्वस्थ हूं, सिंपल सी बात है, बीमारी उस शरीर को लगती है जहां कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। तो यदि मेरे भीतर कोई अभाव नहीं है, मेरे भीतर स्वयं में विश्वास की कमी नहीं है, तो कोई चीज मुझ तक पहुंचेगी नहीं। यदि पहुंचती है तो मात्र इस बात की सूचना है कि कहां कमी है, उस कमी को लोकेट किया जाए, उस पर काम किया जाए। पहुंचना कोई अपराध नहीं है, पर यह घटना मुझको बताती है कि मैं कहां खड़ा हूं। यह सूचना मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, गाड़ी चल रही है और सुई ने बताया कि पेट्रोल खत्म हो गया है। इसका एक समाधान यह भी है, स्क्रू ड्राइवर लिया और कांटा निकाल के जेब में रख लिया। अब सुई नहीं बताएगी, इसका यह मतलब नहीं है कि पेट्रोल खत्म नहीं होगा। तो सुई ने एक सूचना दिया। हमारी सारी घटनाएं हमको अपने बारे में कुछ सूचना देती है, दूसरे के बारे में कुछ सूचना देती है। उस सूचना को लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं, हम रोना गाना शुरू करते हैं। भाग्य ही खराब था, मेरे साथ तो होना ही था, ये तो मेरे साथ ही क्यों होता है, ये तो हमेशा ही होता है। तो हम बिल्कुल अनर्थ निकाल रहे हैं। तो सब जगह में उस घटना का अर्थ कैसे निकाला जाए, हर घटना को पॉजिटिवली अपने बेहतर जीने के लिए, बेहतर नहीं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कैसे यूटिलाइज किया जाए। बढ़िया। तो उसको कैसे यूज किया जाए, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जॉब एक इच्छा है। जॉब पूरी भी हो गई तो क्षणिक सुख, अतृप्ति से एक नई इच्छा, और फिर एक, अब क्या करें? क्या करें? दूसरी जॉब ले लें, जॉब 2, ट्रांसफर, अपना ट्रांसफर करा लीजिए, पोस्टिंग दूसरी ले लीजिए, विभाग बदल दीजिए। क्या होने वाला है? जॉब 3, और एक दिन शरीर पूरा। कह रहे जॉब हो गया, अब शादी कर लेते हैं। क्या करें? शादी। क्या चीज है शादी? क्या चीज है शादी? शादी चीज क्या है? कार्य किया जाता है ना सर, कितनी क्लैरिटी। किया जाता है, जो भी किया जाता है वो कार्य है। तो बोलते समय दो आत्माओं का मिलन, और आत्मा का साइज अखबार में लिखा रहता है। सैलरी इतने अंकों में, शरीर का साइज ऐसा, कलर ऐसा, ये आत्मा का साइज होता है। बोलते समय आत्माओं का मिलन, होते समय शरीरों का मिलन, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। अब क्या करें? फिर वहीं पहुंच गए। शादी 2, फिर वहीं पहुंचे, शादी 3। तो यहां एक ब्रिटिश महिला आई एक बार। ऐसे तो उम्र पूछते नहीं है, और ब्रिटिश महिलाओं की उम्र जल्दी से पता नहीं चलती। वो इतना 16 साल वाली ही ड्रेस पहनते हैं 55 साल में भी। हाँ, वहाँ का वैसा वो है, तो जल्दी से पता नहीं चलता। उसकी टिकट मैंने कराई थी, इसलिए मेरे को पता था 52 साल। तो उसने पहली शादी की, डाइवर्स हो गया। दूसरी किया 5-10 साल बाद, फिर मामला हो गया। तीसरी किया। अभी आजकल उसको उसके पहले वाले हस्बैंड को समझ में आया 3 शादियां करके वो पहले वाली ही ठीक थी। आजकल वो उसके साथ रहती है। घटी हुई घटना। तो आप कितना भी शादी करें, मामला वहीं का वहीं है। तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, पर उपलब्ध होगी तो इससे और केओस होने वाला है, कोई समाधान निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अब मैं बेसिक क्वेश्चन ये है, क्या जॉब और शादी इच्छा गलत है?
क्या गलती हो गई? नजरिया, बीच में जो संबंधों का जो नजरिया, क्या नजरिया? मानव समझने का नजरिया, और मतलब बीच में हम एक दूसरे को ना समझ पाए। बीच में नहीं समझ में आए, पहले से भी नहीं समझ पाए। शादी के बाद तो और नेचुरल अंडरस्टैंडिंग। बोले कैसे शादी कर लूं, मैं तो लड़की को जानता नहीं, क्या करना है भाई, बात कर लो, बात करके भी क्या जान लोगे? इससे पहले भी तो हमारे उसमें बुजुर्गों में शादियां होती थी जो कभी एक दूसरे को देखते नहीं रहते थे, और वो शादियां काफी सफल रहती। मरते दम तक लोग एक दूसरे का साथ निभाते हैं। इतना ही था, सुन लो उसकी कथा, सुन लो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पुरुष इतना डोमिनेटिंग रोल में था कि महिला का कोई वहां वजूद ही नहीं था, इसलिए वो काफी अच्छे से चल जाती थी। दोनों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा थी। अब वो दूरी यहाँ होते होते यहाँ आ गई है। अब तुम भी इंजीनियर, हम भी इंजीनियर, और कई केसों में तो उल्टा हो गया है, लड़की ज्यादा कमा रही है, लड़के कम कमा रहे हैं। अब तुम ही चाय बना के ले आओ, बहुत ही ईगो प्रॉब्लम भी हो गया। तो अब ये समझ में आया जॉब क्यों। अब हमारा सारी चर्चा का आधार क्या है, हम इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बात कर रहे हैं? हमारी सारी चर्चा का आधार ये है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। ये जो समग्र व्यवस्था में भागीदारी है, ये उसका अर्थ है, ये उसके होने का मतलब है, ये उसका मूल्य है, ये उसकी मौलिकता है, ये उसके होने का प्रयोजन है, ये उसके होने का पर्पस है। और हर इकाई के होने का पर्पस निश्चित है, यूनिवर्सल है। ये हमारे बात करने का आधार है, नहीं तो इस तरह से बात नहीं हो सकती। तो किसी चीज का होने के पर्पस को जानने के लिए उसके सामने क्यों लगाओ। अभी तक हम कैसे जी रहे हैं? अभी तक हमारी सारी इच्छाएं कहां से आ रही हैं? हमारी सारी इच्छाएं हमारे परिवेश में जो मान्यताएं हैं, इच्छा माने चित्रण, वहां पे बहुत सारे चित्र रखे हुए हैं। मैं गोरा हूं, काला हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, छत्तीसगढ़ी हूं, है ना, नेपाली हूं, हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, ऐसी अनेक मान्यताएं यहां पे रखी हुई हैं। और किसी परिस्थिति में कोई एक मान्यता सुख पाने के अर्थ में हावी होती है, और उसके अनुसार मेरा सारा सिस्टम काम करता है। अब ये समझ में आया कि से फॉर एग्जाम्पल जॉब क्यों। मैं किसी समझ के साथ में नहीं चल रहा हूं। परिवार ने कहा पढ़ो, है ना, परिवार, स्कूल कैसा है, इसने वैष्णो देवी गए हैं, वैष्णो देवी, हाँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम वैष्णो देवी टाइप है। बच्चा इससे पहले सांस ले गर्दन पकड़ के पीपी बांधो। आप तो वैष्णो देवी गए ना, जब दर्शन करने का समय आता है तो एक आदमी गर्दन पकड़ के बाहर निकाल देता है। बाहर निकल के समझ में नहीं आया तो मैं आया क्यों था। 14 किलोमीटर चले और जब देखने के समय आया एक आदमी गर्दन पकड़ के बाहर निकाल देता है, तो ये समझ में नहीं आया मैंने देखा क्या था। ठीक, मैंने इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है तो आप सुकून से थोड़ा रुक के देख सकें, ऐसा नहीं है बस वो चलो 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 चलो। इससे पहले कि बच्चा सांस ले, उसकी गर्दन पकड़ के PP1, वो सांस ले नहीं पाता है, गर्दन पकड़ के PP2, वो सांस ले नहीं पाता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, प्राइमरी, मिडिल, 12th, तो वहां तो सांस और तेज हो जाती है, वहां तो लेने का टाइम ही नहीं है। और किसी कॉलेज में, वहां से निकला किसी जॉब में, अब कुछ सांस ले, उससे पहले शादी, अब गया कहां से। इसलिए अब एक काफी एक्सेप्टेबिलिटी बन रही है गैप ईयर स्कूल। 12th के बाद 1 साल गैप लिया जाए और रिलैक्स हुआ जाए, दुनिया को अपनी नजर से देखा जाए। फॉरेन में ये बहुत है, यहाँ अब धीरे धीरे आ रहा है, ये अच्छा है। तो 1 साल रुकते हैं और अपने ढंग से जो उनको घूमना फिरना है, जहां आना है जाना है, सब सर्वे करते हैं और उससे 1 साल में तय करते हैं कि अब मेरे को आगे क्या करना है। आगे अब जो भी करना है वो माँ बाप के कहने से नहीं, सारा सर्वे करके, समझ के, सुन के, फिर जो भीतर से निर्णय आता है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, चलो कोई स्किल सीखना है,
अब जो भी करना है अपनी जिम्मेदारी से चलना है। हमारे यहाँ 25 साल तक वो बच्चा ही रहता है, उसका बच्चा हो गया फिर भी वो बच्चा ही रहता है। ये जो ओवर प्रोटेक्शन है माँ बाप का, ये हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, और वहां प्रोटेक्शन ही नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम है। 12th के बाद आते बच्चे को घर से बाहर कर देते हैं, तुम अपना कमाओ खाओ पढ़ो जो करना है पढ़ो। एक साथ उसके ऊपर इतने सारे प्रेशर आते हैं, इमोशनल प्रेशर, अपना फ्यूचर का, करियर का, संबंधों का, कमाई का, सब उसको खुद करना पड़ता है। तो वो भी एक स्थिति है, वो एक एक्सट्रीम है, ये एक एक्सट्रीम है, दोनों एक्सट्रीम है। इन दोनों स्थितियों में तो आज हमको ठीक से हम सोच सकें कि जॉब क्यों, क्या लगता है जॉब क्यों जॉब करते हैं हम सब? जीविकोपार्जन। जॉब क्यों? पैसे के लिए। पैसे से अधिकतम उपलब्धि अमीरी है। हमको उपलब्धि क्या चाहिए थी? समृद्धि। तो जॉब के बारे में हमारी कोई क्लैरिटी नहीं है। जॉब क्यों? समृद्धि पूर्वक जीने के लिए। इससे अधिक होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। जो चीज यूनिवर्सल है तुरंत हमको स्वीकार होती है। तो मैं जॉब क्यों करता हूं? समृद्धि पूर्वक जीने के लिए करता हूं। यदि ये समझ है, अब आगे का चैनल मेरा ठीक हो जाएगा। तो कर्म ही पूजा है। यदि कर्म का मतलब कार्य है तो ये अधूरी पूजा है। यदि कर्म का मतलब विचार है तो अलग बात है। तो कार्य ही पूजा है। कार्य केवल सुविधा है भैया, वो आधा है। और ये समझ के बिना सुविधा है तो वैसे भी किसी काम की नहीं है। किसी को नहीं है, किसी को ये नहीं मालूम है कि मैं क्यों जी रहा हूं। तो सुविधा ज्यादा है, ये भी एक टाइम पास है। सुविधा कम है, ये भी एक टाइम पास है। तो इस सारी स्थिति में शादी क्यों? शादी के बारे हर युवा की क्या समझ रहती है उसको मुझको कहने की जरूरत नहीं, इसके बारे में भी बात नहीं करूंगा। लेकिन अब यह समझ में आता है कि ये इच्छाएं गलत नहीं है, लेकिन इन इच्छाओं के प्रति जो हमारा नजरिया है वो अधूरा है। इसलिए हम उसको पाके भी अधूरे रहते हैं। इसलिए हम उसको पाके भी अधूरे रहते हैं। ये एक बात समझ में आती है। क्या समझ में आया? इसी तरह से तो क्या हुआ, अभी तक हमारी सारी इच्छाएं कैसी हैं? भौतिक। उनके पूरा उनमें सफल होने के बाद भी क्या मिलेगा? सुविधा। और सुविधा से क्षणिक सुख। ये हमारी जिंदगी की कुल कहानी है। और ये कितना बड़ा चक्र है, एंडलेस लूप है। ये हजारों शरीर यात्रा इसमें गुजारी जा सकती है। कितनी बार हमने ये धंधा नहीं किया होगा। किसी परिवार में पैदा हुए, ऐसी मार खा के पढ़े, फिर दूसरों को मार मार के पढ़ाए, कुछ सुविधा मिली, कुछ बच्चे पैदा हुए, उनको मार मार के पढ़ाए, और आगे उनको कहीं लगा दिए काम पे, और राम नाम सत्य। यदि जीवन निरंतर है, मैंने वही कहा था सर, प्रश्न मैंने इसलिए किया था कि ऊर्जा स्तर के सिद्धांत पे अगर जाएं, जिसको मैं ऊर्जा स्तर के सिद्धांत बोलता हूँ, अध्यात्म पता नहीं क्या भाषा प्रयोग करते हैं, कि मेरा कर्म जो है मेरे शरीर के माध्यम से रिफ्लेक्ट होता है, वो मेरे ऊर्जा स्तर को कितना बढ़ाता है, और शरीर, अगले शरीर को मैं चुनता हूँ या मेरा ऊर्जा स्तर जो पूरे कर्म, जीवन भर के मेरे कर्म है, वो चुनता है। ये वाली बात मैंने कही थी। इसी दृष्टिकोण से आपने जो आचरण से ही तय होता है। तो उसके कारण ही जो है शरीर के इसमें जो महापुरुष जो हुए हैं, हालांकि उदाहरण की मनाही है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, कुछ 10 साल 12 साल 20 साल 25 साल में ही पूरे विश्व में नाम करके विवेकानंद जी जैसे लोग चले गए। तो ऊर्जा स्तर पूर्व शरीर यात्राओं को लेकर के है। ये मैं उस चीज की चर्चा कर। तो ये समझ में आता है कि जो समझ है वो कैरी ओवर होता है, इसलिए बहुत सारा फर्क हमको देखने को मिलता है। एनर्जी लेवल है हर एक। एनर्जी यही, आशा विचार इच्छा ही वो एनर्जी है। ये 10 क्रियाएं हैं, यही वो एनर्जी है। जब एनर्जी बोलते हैं तो रहस्य हो जाता है, तो रहस्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। आशा विचार इच्छा, आस्वादन तुलन, यही एनर्जीज है। तो क्या ये घटना हम पे लागू नहीं होती होगी?
स्टोन एज से लेके आज तक क्या हम भी यही करते नहीं आ रहे हैं? हर बार वही शरीर, हर बार वही शादियां, वही बच्चे, वही खान पान, वही थोड़ा बहुत सुविधा, वही थोड़ा बहुत फैले फाले, और 4 आदमी कंधे पे ले गए, बोले बड़ा अच्छा आदमी था। फिर चले आए उसी क्लास में, फिर भर्ती हो गए, फिर फेल हुए, फिर उसी क्लास में भर्ती हो गए, फिर फेल हुए, फिर उसी क्लास में भर्ती हो गए। इस क्लास के आगे हम जा ही नहीं पा रहे। कौन सी क्लास? सुविधा की क्लास। अगली क्लास क्या है? सुख के लिए शरीर चलाते हैं। क्या प्रमाण है? सारी सुविधा के बाद तृप्त नहीं होते हैं। क्या प्रमाण है? समाधान से तृप्त होते हैं। तो ये अगली क्लास है। तो पहले अपन अगली क्लास में पहुंच जाएं, हम अगली क्लास में जी सकें, तो पूरे बच्चों को इस क्लास को दे सकें। इस रूप में कह रहा था कि अगली क्लास में प्रवेश का गेटवे क्या होगा, प्रवेश का दरवाजा क्या होगा। अगली क्लास में प्रवेश का दरवाजा क्या है? यहां पे मामला लॉक है। सर एक प्रश्न है सर। हाँ सर, ये जो क्रिया चल रही है सर शरीर बदलने की, सर ये इसको जैसे मोक्ष बोलते हैं सर एक शब्द, तो सर कर्म से ही होता है, मतलब शरीर मिलती है, आचरण से ही शरीर मिलता है, मतलब जो शरीर नया मिलता है सर वो हमारे पूर्व आचरण के कारण मिलता है जो हम पहले कर चुके हैं। जैसे अभी हम लोग जो आचरण कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा नया जीवन जो मिलता है मतलब आप ही चुनते हैं, कोई बही खाता लेके नहीं बैठा। सर वही समझ नहीं आया कैसे चुनते हैं कुछ। चलो इस पर थोड़ा सा रुक के बात करें, है ना? पहले एक बार इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लो आप। तो हमारी सारी ऊर्जा इतने में लॉक है जिसको आप ऊर्जा कह रहे हैं। अब अगला धरातल, ये धरातल है जो कि अनयूज्ड है ना? इसमें हम कैसे प्रवेश करें? तो सारी गड़बड़ी कहां पे है? इच्छा गलत तो इच्छा के लेवल पे जो गड़बड़ी है, इच्छा गलत है, ये हमको कैसे पता चलता है? परिणाम नहीं, इच्छा के लेवल पे। जैसे ही हम कोई इच्छा करते हैं, उस इच्छा करते ही हमको उसको पूरा ना होने की संभावना दिखने लगती है। तो हमको समझ में आता है कि ये इच्छा में कुछ गड़बड़ी है, या तो वो ठीक है और हमारे विश्वास में कमी है, वो एक अलग बात, लेकिन या उस इच्छा में कोई दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है, उसको पता चलेगा तो ये उसको स्वीकार नहीं होगा। इससे भी पता चलता है कि ये इच्छा गलत है। तो या तो वो इच्छा यूनिवर्सल नहीं है, जिनके साथ उसमें इन्वॉल्व है उनको स्वीकार नहीं होगी, या उसके पूरा ना होने की संभावना हमको दिखती ही रहती है। ये पूरा ना होने की संभावना और दूसरे को स्वीकार नहीं होगा, दोनों ही हमारे भीतर एक बेचैनी को पैदा करते हैं। इच्छा के लेवल पे जो गड़बड़ी है उसको बोलते हैं असंतोष। इच्छाओं के स्तर पर जो अव्यवस्था है, जैसे जॉब एक इच्छा, जब तक नहीं मिली तब तक लगता है जॉब मिलने से सब ठीक हो जाएगा, मिलने के बाद लगता है कुछ खास नहीं हुआ। शादी, इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं। ठीक, तो इसका अर्थ है, और ऐसी इच्छा के आधार पर विचार, आज हम सब जॉब कर रहे हैं, अपने विचारों की स्थिति देख सकते हैं। क्या है विचारों में? द्वंद्व है। ये विचारों में जो द्वंद्व है इसका नाम अशांति है।
क्या भ्रमित इच्छा है? सुविधा से सुख पाना चाहते हैं, पद से सुख पाना चाहते हैं, धन से सुख पाना चाहते हैं। वहां कोई निरंतरता है नहीं। जहां जो चीज है नहीं वहां से उसको पाने का प्रयास ही दुख है, बंधन है। और जब ऐसे विचारों के आधार पर निर्णय लेते हैं तो कैसी स्थिति होती है? निराशा। करूं कि नहीं करूं, होगा कि नहीं होगा, ठीक है कि नहीं है, क्या क्या रुकावटें आएंगी, वो तो ऐसा कर डालेगा, पहले उसको निपटाऊं। कोई हमको निपटाने में लगा है, हम किसी को निपटाने में लगे हैं। तो ये निराशा, इसको बोलते हैं दुख। और यदि सफल भी हो गया तो क्या होगा? अतृप्ति। ये स्थिति हमारी लगातार बनी रहती है। बीच बीच में कुछ राहत सुकून का छोटी मोटी घटनाएं कभी कभी घटती रहती। परिवार में देखें तो वो संतुष्ट नहीं है, बहुत सारी जगह एक असंतुष्टि, फिर भी सुख की आशा में आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। आशा में हम जी रहे हैं, ये आशा हमको जिंदा रखे हुए। इन चारों को एक साथ कहें, यही जीते जी नरक है। ये पॉजिटिव रहे तो स्वर्ग है ना? असंतोष यदि न रहे, संतोष रहे, कैसे रहे? विचार यदि शांत रहे, कैसे रहे? कैसे होगा? संतोष सुख शांति है? कैसे बदले? कंट्रोल कहां पे है? इच्छा। इच्छा के लेवल पे कंट्रोल मिल जाए। यदि इच्छा सही हो गई, विचार सही, आशा सही, कार्य सही, और तो कार्य में समृद्धि और संतुलन और व्यवहार में तृप्ति। तो क्या होगा? ऐसी एक इंटरेस्टिंग बात है, एक इंटरेस्टिंग बात है। धरती पे एक भी गलत इच्छा के पूरा होने की व्यवस्था नहीं है। किसी भी आदमी की एक भी गलत इच्छा पूरी हो नहीं सकती, ये नियम है। एक भी सही इच्छा पूरे हुए बिना रह नहीं सकती, ये भी नियम। ये कौन सा नियम है सर? ये कौन सा नियम है? लेकिन व्यवहारिक जीवन में हमको प्रतीत होता है कुछ लोगों की गलत इच्छा पूरी हो। हाँ, इसलिए मैं ऐसा कह के बैठ जाता हूं, मुझको पता है आप कुछ कहेंगे। उदाहरण दें। नेपोलियन जैसे आपने आसपास का लें, नेपोलियन की क्या जरूरत है? सिस्टम में जैसे बहुत सारे लोग गलत ढंग से जॉब पा जाते हैं। इच्छा गलत होती है क्या? है? गलत इच्छा होती है क्या? गलत इच्छा होती है क्या? गलत ढंग से जॉब पा लिया, गलत ढंग से जॉब पा लिया, गलत ढंग से पैसा कमा लिया, बहुत सारी इच्छा, बहुत सारे जुगाड़ है। तो गलत ढंग से जॉब पा लिया, यदि ढंग गलत होगा तो वो जॉब ही पाएगा। जॉब पाएगा तो क्या होगा? सुविधा ही मिलेगी। सुविधा ही मिलेगी तो अतृप्ति ही मिलेगी। सारी जॉब क्यों चाहिए थी? समृद्धि पूर्वक जीने के लिए। आशय को समझें, क्या इच्छा पूरी हुई या घटना पूरी हुई? घटना पूरी हुई। पूरी होने के बावजूद भी हर समय भय तो बना रहता है। हाँ, तो इच्छा तो पूरी नहीं हुई। बड़ा ड्रॉबैक। सारी इच्छाएं क्या है? निरंतर सुख के अर्थ में है या समृद्धि के अर्थ में है? वो तो प्राप्त नहीं है। सर यदि तो घटना पूरी हुई, वो चाह यही रहा है। जिसकी इच्छा गलत है, वो कोई इच्छा सारी गलत इच्छा सुखी होने के अर्थ में है। नहीं, यदि सही इच्छा भी है और दृष्टि गलत है तो भी तो असंतोष है। सही इच्छा होगी, ये अब दूसरी बात आ गई।
सही इच्छा हो और उसके लिए योग्यता हो। अभी हमारे पास सही इच्छाएं हैं, छत्तीसगढ़ की शिक्षा ठीक हो जाए, योग्यता नहीं है, नहीं होने वाली। तो सही, उसके लिए दो शब्द आते हैं, जैसे चाहना और होना। चाहना प्लस योग्यता इज इक्वल टू होना। तो कितनी भी तीव्र कामना हो, कितनी भी तीव्र कामना हो, चाहना हो, और आपका कमिटमेंट कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, आप उसके लिए फांसी पे लटकने के लिए तैयार क्यों ना हो, पूरी होने वाली नहीं है सर। यहाँ योग्यता, यदि योग्यता नहीं, सर योग्यता के बारे में स्पष्ट कीजिए। योग्यता का मतलब है कि वो होने में परिवर्तित हो जाए, उसके लिए जो भी चाहिए। जैसे अब बहुत समझ में आता है ना, सुविधा के धरातल पे निरंतर सुख नहीं हो सकता, सुविधा के धरातल पे कोई परिवार प्यार से नहीं रह सकता, है ना। 95,000 करोड़ होके भी भाई भाई में झगड़ा होना ही है। ठीक हो गया। तो सुविधा के धरातल पे हम सुखी हो नहीं सकते, ये नियम है। सुविधा से सुख नहीं, सुख से सुविधा नहीं। इसलिए कोई भी इच्छा हमारी चाहे सुविधा के धरातल पे है, लेकिन चाहना तो निरंतर सुख की है। तो घटनाएं पूरी हो जाती हैं। सर ने जो प्रश्न उठाया था, इच्छा सही हो पर देखने की दृष्टि गलत हो, तो वो देखने की दृष्टि गलत, योग्यता पे चीज है। योग्यता में तो हमारी इच्छा सही हो और उसके लिए योग्यता हो, उसको पूरा होना ही है। तो एक भी आदमी की एक भी गलत इच्छा पूरी हो नहीं सकती, ये नियम है। ये अपने को समझ में आ जाए तो बहुत सारा जो दबाव है, मैं सफल नहीं हुआ, वो सब सफल हो गए। बहुत लोग हैं जो गलत काम नहीं करते हैं, उनके साथ के बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक दबाव बना रहता है, कहीं मैं घाटे में तो नहीं हूं, या मैं कुछ और तरह का काम करता हूं। कंपैरिजन होते रहता है, वो कंपैरिजन मेरे ऊपर दबाव क्रिएट करता है। तो यदि मुझको समझ में आता है कि मैं क्यों जीना है, कैसे जीना है, और मैं चल रहा हूं, तो फिर ये कंपैरिजन से मुक्त होता है। फिर हम बढ़िया से अपने मार्ग पे चलते रहते हैं, है ना। नहीं तो मेरे को ये सोच के भी डिप्रेशन हो सकता है कि मेरे साथ के लोग अभी 4 से 5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 3 से 4 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। मेरे घर वाले कहते भी हैं, जो शिविर नहीं किए हैं, आज अमेरिका में होते तो इतना पैसा कमा रहे होते। मेरे परिवार की नज़र में मैं एक अच्छा असफल आदमी हूँ। ये सब मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो इच्छा भी ठीक नहीं है, इच्छा भी ठीक नहीं है, दृष्टि भी ठीक नहीं। उनको लगता है कि बेटा अमेरिका में होता तो लोगों को बताने से सम्मान मिलता। अब उनके अहंकार का पोषण नहीं, वो बता नहीं पाते कि करता क्या है। ऐसा कोई नाम नहीं है इस तरह की जॉब का, बेनाम जॉब है। क्या बताएं, शिक्षक इतना सम्मानित नहीं रहा कि शिक्षक कहा जा सके। वो पूछता है क्या करते हो, मैं टीचर हूं, वो भी उनको स्वीकार नहीं हो पाता। और पूछते हैं क्या करते हो, मैं खेती करता हूं, तो उनको और दिमाग खराब। मेरे साथ के लोग पूछते हैं, कभी कभी मिलते हैं, क्या करते हो, खेती करता हूं, उनको बहुत अनईजी लगता है। मैं क्यों परेशान हूं, परेशान होना है वो परेशान हूं। सोचते हैं पागल इतना बड़ा काम छोड़ के इधर आ गया। वो उनका प्रॉब्लम है, यही सोचते हैं, अपना प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ, अपना विश्वास, मैं सही, अपना पसंद। हाँ जी, तो क्या हुआ, हर सही इच्छा होगी तो संतोष। सही इच्छा अपने भीतर में आते ही वो अपने आप में खुशी देती है। छत्तीसगढ़ में सारी शिक्षा ठीक हो सकती है। अब एक शिविर में देखिए, इससे बड़ी क्या उपलब्धि होगी। अब आप लोगों से जो संबंध बन गया, वो शरीर यात्रा में रहेगा नहीं रहेगा? कहीं मिलूंगा तो पहचान लोगे कि नहीं, है ना। और बहुत आत्मीयता के साथ। ये कम कमाई है क्या?
तो एक सही इच्छा अपने भीतर आती है तो उस सोचने में ही इच्छा के लेवल पे ही तृप्ति मिलती है। उसके ऊपर विचार करते हैं, विचार में तृप्ति मिलती है। उसके ऊपर निर्णय लेते हैं, वो शंका से मुक्त है। एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट होता ही है। कम ज्यादा होता है, उसको फिर मूल्यांकित करते हैं, फिर करेक्ट करते हैं। साथ में मिलकर काम करते हैं, इसमें मजा आता है। रिजल्ट आता है, उसमें मजा आता है। सुख का सागर है। कैसा हो गया? इच्छा के स्तर पे संतोष, विचार के स्तर पे शांति, और आशा के स्तर पे सुख, और करने के समय तृप्ति। आप सभी जीते जी स्वर्गवासी हो जाएं, इसके लिए शुभकामनाएं। आपको भी हो मैं स्वर्गवासी हो चुका है। स्वर्ग से ही अपील कर रहे हैं, स्वर्ग से ही अपील कर रहे हैं। स्वर्ग से अपील, आप स्वर्ग में हैं ही, आप स्वर्ग में हैं ही। जैसे सिंपल सी बात, हमारी पत्नियों में, हमारे ग्रुप में जितने भी हमारे मित्र लोगों की पत्नियां हैं, हमारे यहाँ वो झंझट ही नहीं है कि किसकी पत्नी ने क्या पहना है और क्या नहीं पहना है। जिसने ज्यादा पहना उसका समझ में आ जाता है कि इसका मामला भी खसका हुआ है। जैसे ये दीदी यहाँ, सुषमा दीदी यहाँ बैठी हैं, ये चली गई हैं। इनकी बेटी 12th में है इस साल। उसने अभी पिछले मई में, पिछले साल हमने शिविर किया था बच्चों का, अपने ही बच्चों का, तो उसमें उसकी बेटी हुई थी। ये DPS में पढ़ती है। आप शेयर करोगे, मैं शेयर करूँगा मम्मी का, मम्मी की वो घटना मैं ही करूँगा। आप उन्हीं से कराइए। हाँ, उन्हीं से कराइए। वो जो स्कूल वाली, वो जो उसने शेयर की थी, स्कूल वाली, जो उसका घर देख के, हाँ हाँ हाँ, जो लड़की उसकी दोस्त उससे बात नहीं करती थी, फिर वो घर आई, फिर वो मेरी बेटी है बड़ी, 11th क्लास में अभी। लास्ट ईयर उसने यहाँ पे किया था शिविर, बच्चों का हुआ था छोटी में। तो एक दिन ऐसे ही बोला उसने, मम्मी पहले मैं कई दिनों से सोच रही थी, आपको बताऊंगी, कि पहले जो लड़कियां ना मुझसे बात नहीं करती थी, या फिर जो चौबे कॉलोनी में रहती है ना, वो कुछ अपने आप को बहुत हाई फाई समझती हैं। तो उनमें से जो मुझसे बहुत ठीक से बिहेव नहीं करती थी, वो बस मेरे घर के सामने से जाती है स्कूल की। तो उसने एक दिन बोला, अलीशा अच्छा ये तेरा घर है? तो बोली हाँ। उस दिन के बाद से उसका एटीट्यूड एकदम चेंज हो गया। वो खुद से बहुत अच्छे से आके बात करती है, खुद से पूछती है। तो इतने साल हो गए, तो अभी वो जब वो चीज़ देख रही है तो बोलती, घर देख के मुझसे बात, मैं तो वही हूँ जो पहले थी। कितने, अब मुझे ना थोड़ी बहुत हंसी आती है उन लोग के ऊपर देख के कि कितने बेवकूफ बच्चे हैं। तो उसने कुछ रियलाइज किया, या जो चीज उसने देखी वो मुझसे शेयर की। उसकी भाषा में अब ये सोचिए कि यदि वो शिविर से गुजरी हुई नहीं होती, इनका घर थोड़ा सा आज के समाज के हिसाब से थोड़ा सा हाई फाई सा बना हुआ है, यदि वो इस शिविर से गुजरी हुई नहीं होती और घर देख के सम्मान करना शुरू कर दिया, तो उसको क्या मैसेज ड्रॉ करती हो? पैसे से ही सम्मान होता है ना? दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। आज वो शिविर से गुजरी हुई थी तो वो उससे अप्रभावित रहती है और वो मूल्यांकित कर पाती है कि इस लड़की की स्थिति कैसी है। ये उसकी जिंदगी के पूरी जिंदगी को करवट लेने के लिए पर्याप्त है। तो ये सारी घटनाएं, तो अभी के क्रम को यहीं रोकते हैं।
तो मैं सोचता हूँ कि हमारे पास है आधा घंटा, तो जो ग्रुप्स जहाँ बैठते हैं एक बार शेयरिंग तो जैसी चलती है वैसी चलाई जाए, और फिर जो बचा है इसको मैं कल पूरा करूँगा। और इस ग्रुप शेयरिंग के बाद रात को, हाँ ये बताइए जो मैंने कहा है उसी को किया जाए। आज मैं चाहता हूँ कि 9 बजे के बाद 10 बजे के बीच में सबके साथ बात हो सकती है, उसको आप करना चाहेंगे? फोन करना है। जितने भी लोगों के साथ आपके संबंध अधूरे हैं उनको आप बात करके पूरे करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। कई जगह तुरंत पूरा हो जाएगा, आप पाएंगे, कई जगह थोड़ा सा समय लगेगा। इस काम को किया जाए और कल सुबह इसकी हम शेयरिंग करेंगे कि आपके सारे फोन से क्या क्या रिजल्ट आए। बढ़िया। तो आज रात को नहीं बैठेंगे 9 बजे के बाद, अभी बैठेंगे आधा घंटा पौना घंटा जो भी हमको मिलेगा, इसमें थोड़ा सा बैठ के आप ग्रुप्स में चर्चा कर लीजिए और उसके आधार पे आगे काम करेंगे। सुबह 9 बजे मिलेंगे। बढ़िया। जैसा हम करते हैं रोज ग्रुप में चर्चा होती है। ग्रुप नंबर 1 और 2 यहाँ पे, 3, 4, 5 वहाँ पे, उपलब्धि शंकर है ना। नमस्कार।